क्या सिचुएशन है सर अभी आज के डेट में? रियलिटी क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? रियलिटी बस यही है कि काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि सॉइल के ऊपर काम नहीं होता, पानी पे काम नहीं होता। यूथ एग्रीकल्चर में नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं खेती में पैसा है। कैसे मोटिवेट किया जाए सर यूथ को आने के लिए? You got to make it cool and you've got to have the right kind of political leadership to make it cool. यूथ को पहले ये भी समझना है कि are they really meant for it? So I always tell them, be a hobby farmer. Farming is not something one fine day you get up and you say, oh, I want to be a farmer and I will. कि आप एक गरीब किसान को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो? Absolutely. क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर मैं खा तोड़ ना सकता हूँ। आपका एग्रीकल्चर के प्रति, फॉरेस्ट्री के प्रति ये इमोशन कनेक्ट था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? मेरी नानी, तो उनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक था, खेती बाड़ी का बड़ा शौक। हजारों चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो वनस्पति चेतना है। पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से हम जिंदा। आज मैं और आप आज इस पॉडकास्ट पे बात कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज पत्ता ही परमात्मा। हमारे पास 423 जो बाकी नदियाँ बच गई हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा? इट इज़ अवर फ्यूचर। हमारी तो इंटरेक्शन होती है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स के साथ। वो कहते सर वी आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस। वाई? क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से टैक्स कलेक्शन नहीं होता सर। दवाइयाँ कैसे बिकेगी, फर्टिलाइजर कैसे बिकेगा, बोतलें कैसे बिकेंगी? नेचुरल फार्मिंग तो आप कह रहे हो नेचर के साथ काम करो, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है सर, अल्टीमेटली इंसान एक दिन बैठ के कहेगा यार बस खाने को दे दो। दुनिया में हर चीज़ आउट ऑफ फैशन जाएगी, खाना आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक बहुत ही खास एपिसोड में। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान एक बहुत ही स्पेशल इंसान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी प्रकृति और कृषि की तरफ दिया है। पिछले 47 सालों में उन्होंने 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ प्लांट किया है और केवल 11 साल की उम्र से वो एनवायरनमेंट और कृषि को लेकर पैशनेट है। स्वामी प्रेम परिवर्तन उर्फ पीपल बाबा केवल एक एनवायरमेंटलिस्ट या किसान नहीं है, बट खुद में एक मूवमेंट है। अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को एग्रीकल्चर और प्रकृति की तरफ जागरूक किया है और आज भी उनके साथ हजारों लोग हर महीना जुड़ते हैं। आज के एपिसोड में हमने उनसे सीखा है कैसे ग्लोबल वार्मिंग कृषि और हमारे भविष्य को इम्पैक्ट कर रहा है, क्यों हमारे देश के युवा को एग्रीकल्चर में आना चाहिए, आज के फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या गलत हो रहा है, कैसे एक देश का पॉलिटिकल लीडरशिप एक देश के कृषि को गाइड करता है, और सबसे ज़रूरी भारत में कृषि का भविष्य क्या है। मैं वादा करता हूँ कि ये एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, बट आपके लिए एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। मेरा आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे कंटेंट को एंजॉय करते हैं, अगर आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं, अभी भी 76% लोग ने हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा एफर्ट है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाते रहें और अच्छे से अच्छे गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पर लाएं। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत ही खास एपिसोड है। प्रेजेंटिंग टू यू पीपल बाबा ऑन एग्री टॉक। पीपल बाबा प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हमारी बात आई थिंक पहली बार ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले मैंने आपको रीच आउट किया था। जी। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड वेरी वेल। रिसेंटली आपका एक्सीडेंट हुआ था जी हाँ, अभी 7 महीने हो गए हैं। सो अभी फंक्शनली वॉकिंग हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह हील नहीं हुआ। अनदर 5-6 मंथ्स में ठीक हो जाएगा। सर आज एक्चुअली कई टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर हमारा ऑडियंस प्राइमरी है जी, कृषि के बारे में, काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें सिखाते हैं, बट इस सब का कोर और बेसिस है एनवायरनमेंट। जी, जिस रेट से आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, ना हम और आप, पूरा इंडस्ट्री, पूरा देश इसका कॉन्सिक्वेंस झेलने वाला है। क्या सिचुएशन है सर अभी आज के डेट में? रियलिटी क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि सॉइल के ऊपर काम नहीं हो रहा है और पानी पे काम नहीं हो रहा है। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में देखें, यूरोप पे देखें, चलो ठीक है, उनकी हवा फिर भी ठीक है। हमारे देश में तो हवा की भी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ कम से कम मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं है। सो उतनी टॉक्सिक सॉइल नहीं है जितनी हमारी सॉइल।
हमारे इंडिया में जितनी है। तो हमारा जो दिक्कत ये आती है, the entire challenge comes from the fact that the narrative that has been set up, and especially it was a very tragic thing, but ठीक है, मे बी उस वक्त की ज़रूरत थी। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, so called green revolution in Punjab, it was a forced revolution. It was a very violent and a very aggressive thing that was done to the soil, to the seeds, to the crops. So जो industrialization of agriculture हुआ, वो बहुत it has really damaged because the food we eat is what we are. The food we eat, आज मैं अगर केला खाता हूँ तो वो मैं हो जाता हूँ, मैं आटा खाता हूँ, चावल खाता हूँ, दालें खाता हूँ, तो मैं हो जाता हूँ, वही मैं हूँ। तो वो जो मैं है वो खराब हो चुका है, क्योंकि इतनी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, और हम ये नहीं समझ पाते कि जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो मॉडिफाइड सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, वो बिजनेस हाउसेस हैं, उनको अपने शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, बॉटम लाइन्स को बढ़ाना है। सो वो उनका धंधा है, वो उनकी मार्केट है, वो उनका बाजार है। तो जो आपने ये बात पूछी कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। लेकिन अवेयरनेस और एजुकेशन अगर उसकी कमी आ जाती है तो इंसान जो है वो भूल जाता है कि हाउ इट इज़ डैमेजिंग हिमसेल्फ। हमारी जो सनातन चीज़ें हैं, सनातन मतलब जो इंसान से पहले थी, अब हैं और इंसान के बाद होंगी, एयर वाटर सॉइल, चार ही चीज़ें, तीन ही चीज़ें आपकी, है ना। अगर आप एयर वाटर सॉइल पे ही काम नहीं कर पाए, अब वही आपका ठीक नहीं है, तो आप चाहे बिल्डिंग 500 मंजिल की बना लीजिए, आप चाहे 10,000 एयरपोर्ट्स बना लो, 20,000 पोर्ट्स बना लो, सबमरीन्स बना लो, जेट्स बना लो, रॉकेट्स बना लो, रहोगे तो अनपढ़ ही, है ना। तो आपकी जो बेसिक ABC है लाइफ की, वो है एयर, वाटर एंड सॉइल। अगर आप एयर, वाटर, सॉइल पे काम नहीं करते, और ये मैं एक नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, कि जो सरकारें जिन्होंने एयर, वाटर, सॉइल पे काम किया, चाहे भूटान, चाहे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, देख लो, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। और जिन्होंने एयर, वाटर, सॉइल पे काम नहीं किया, वो फिर ठीक है। सो द ऑपरेटिंग पार्ट जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक विजडम वाली जो बात है वो ये है, एज आई सी थिंग्स, इज के समवेयर होमो सेपियंस हैव लॉस्ट द रेलेवेंस एंड देयर इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द प्लैनेट। क्योंकि प्लैनेट भी सोचता होगा, उसकी जो PI है, प्लैनेटरी इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 साल पहले आई है, 15 साल पहले आई है, ये तो पहले से ही थी, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ना। तो अर्थ ने कुछ बना के आपको दिए हैं, गैसेस दी हैं, एक प्रोपोर्शन दिया है आपको, मिट्टी की एक कॉम्पोजिशन दी है, पानी दिया है, पहाड़ दिए हैं, नदियाँ दी हैं, सब कुछ सेट करके दिया है, but we are somewhere trying to wriggle with it. We are trying to screw it up, and we are trying to, हम अपनी इंजीनियरिंग लगा रहे हैं उसके अंदर। आजकल न्यूज़ में हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। मेरा एक ही प्रश्न है, बट एट व्हाट कॉस्ट? मतलब क्या कीमत देकर हम ये GDP बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहे हैं? अभी आप बाहर जाओ, गरीबों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, प्रदूषण दिल्ली का ऐसा है कि आप 10 मिनट शांति से बाहर रह नहीं सकते हो, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ होना चाहिए, बट कीपिंग इन माइंड आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करते, हमारे देश में तो कोई बात ही नहीं करते। और जहाँ पर GDP का सवाल है, आपने GDP किसका ओवरटेक किया? जापान का है। तो फिर बाकी चीज़ें भी तो कंपेयर कीजिए ना जापान से। उनकी प्राइमरी एजुकेशन, उनका प्राइमरी हेल्थ केयर, उनका हेल्थ केयर, उनका इकोसिस्टम, उनकी बायोडाइवर्सिटी, उनकी सॉइल, उनका पानी, उनकी हवा, सब कंपेयर करो ना। GDP क्या है? GDP तो एक एक्सेल शीट पे दिया हुआ नंबर है ना। वो तो मैं भी 20 चीफ मिनिस्टर्स को कह के अपनी GDP बढ़वा सकता हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं बात कह रहा हूँ। तो ये GDP तो इतना एक छुनछुना है, इट्स लाइक हाँ, ये ऑप्टिक्स है ना, ये तो डेटा ऑप्टिक्स है। सो GDP उससे क्या लेना देना? GDP, अच्छा आप नंबर 1 हो जाए, सपोज नेक्स्ट मंथ वी आर नंबर 1 हो गए,
सपोज हो गए, आप सोचो एक सिचुएशन है 15 अगस्त को हो गए, हम लोग नंबर 1 हो गए, वी हैव ओवरटेकन यूएसए, so What next? what next? Does it really make a difference to your lifestyle? आप बेंगलोर से हैं, है ना, आप रोज धक्के खाते हैं ट्रैफिक में, हैज दैट चेंज्ड? तो आपकी जीडीपी चाहे जो मर्जी हो जाए, पंजाब के जितने 60% जो कैंसर में घूम रहे हैं, विल दैट चेंज? नहीं। जो हम विश्व गुरु हैं कैंसर में, कॉलेरा में, टाइफॉइड में, मलेरिया में, वेरियस अदर वाटरबोर्न डिजीजेज में, सैनिटेशन हमारा बुरा हाल है, प्राइमरी एजुकेशन हमारी बिल्कुल एबिस में है, विल इट मेक अ डिफरेंस? तो जीडीपी का क्या है? जीडीपी तो जो मर्जी है, जीडीपी एक्सेल शीट में जो मर्जी लिखते रहो। जस्ट बिकॉज यू हैव कलेक्टेड सम रेवेन्यू, इट डजंट मीन दैट यू आर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। नो, मेरा पैरामीटर बहुत सिंपल है कि अगर आपकी एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें हैं विच मेक एनी, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये वो जो डेवलप इकोनॉमीज बात करते हैं। लेट्स टॉक वेरी वेरी बेसिक्स। मैं सिर्फ बेसिक्स की, फंडामेंटल्स की बात करना चाहूँगा। ABC, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड योर एनवायरनमेंट। उसमें कहाँ हैं हम तो फीचर भी नहीं करते सर, हम तो 150 टॉप में भी नहीं फीचर करते। एक्चुअली एंड हो जाती है ना लिस्ट तो 192 पे एंड हो जाती है, क्योंकि है ही 192 कंट्रीज हमारे। आई एम नॉट deriding my own country. I'm very proud. I'm a good Indian. I think I'm very proud that I'm very lucky, fortunate that we were born in India. Because अगर natural resources की बात कीजिए, India is number 1. हमारे पास हिमालयाज हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास डेक्कन प्लेटो है, हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, हमारे पास स्नो बाउंड एरियाज हैं, हमारे पास इंडो गंजेटिक प्लेन है, हमारे पास रेड सॉइल है, हमारे पास ब्लैक सॉइल है, हमारे पास लैटराइट सॉइल्स है, हमारे पास वी हैव एवरीथिंग। वो बात अलग है कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। द वे वी एडमिनिस्ट्रेट our agriculture, our farming, our forestry, the way we administrate our cities, our urban areas, our rural areas, our countryside, the way we manage our rivers, we show no respect to our rivers, है ना। सिर्फ प्लास्टिक उठा लेने से या जुहू बीच से प्लास्टिक उठा लेने से ओशन ठीक नहीं हो जाएगा, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, और ना ही आपके यमुना के घाट से और गंगा के घाट से संडे को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक प्लास्टिक लेने से और इंस्टाग्राम पे फोटो डालने से नदी साफ हो जाएगी। नो, दिस इज एजुकेशन, यू नो, वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट हम ये जो पूरा ऑप्टिक्स पे काम कर रहे हैं। अब क्या हो गया है कि वी आर कंटेंट ड्रिवन, दैट इज अ होल प्रॉब्लम। सो आई सी इट इवन इन रूरल एरियाज। मतलब ये भी ट्रेजेडी है हमारे देश की कि उनको ऐसा लगता है, वो भी बेचारे क्या करें ना, आम जनता भी क्या करे। हमारे जितने भी टॉप के पॉलिटिशियंस हैं वो भी तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी यूट्यूब के बादशाह हैं। सो आप देखो, सारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आप किसी का भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, कोई भी पार्टी का ले लो, सब कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। दे आर ऑल डूइंग इट फॉर द कैमरा। ग्राउंड पे नज़र नहीं आता, ग्राउंड पे फील्ड पे काम नज़र नहीं आ रहा है ना। फार्मिंग में तो बात ही नहीं कोई करता है। कहाँ, अच्छा मुझे बताइए, कहाँ पैनल डिस्कशंस होते हैं कि हमारे पास 423 जो बाकी नदियाँ बच गई हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? कोई बात करता है? ग्लेशियर्स का फ्यूचर क्या होगा? कोई बात करता है? इट इज़ आवर फ्यूचर, इट इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर अस। कोई बात करता है कि पंजाब में इतना कैंसर हो रहा है तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस सॉइल को कैसे रिजुवेनेट कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग ला सकते हैं, कैसे हम उनको कमोडिटी और कैश क्रॉप से थोड़ा थोड़ा वीन अवे करके उनको प्रॉपर एजुकेशन कर सकते हैं। कितने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। हम वैसे बात करते हैं IITs की और IIMs की, जो बेसिक चीज़ है जो दिन में 3 बार आप करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपका जो खाना है, जो आपको बनाता है, आपके मांसपेशियाँ बनाता है, आपकी ज़िंदगी बनाता है, आपकी प्राण ऊर्जा देता है, उसके लिए कितने फार्मिंग वो है। आपका सपोज बेटा है, आप यू हैव वन इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री जहाँ आप कहो कि चलो मैं इसको ना 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए भेज देता हूँ ताकि ये बेसिक्स फार्मिंग के सीख के आ जाएगा। यू हैव नथिंग लाइक दैट।
आप बीएससी एग्री की बात करते हैं, बीएससी हॉर्टी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, व्हाट आर दे टीचिंग यू? वो तो आपको वो सिखा रहे हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं कि कौन सा सीड बेचना है, कौन सा फर्टिलाइज़र बेचना है, कौन सा केमिकल डालोगे तो क्या होगा। वहाँ कोई ये जो प्राकृतिक पद्धति है या पालेकर साहब की जो पद्धति है या हमारे और कई दिग्गज ऐसे फार्मर्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ तो कोई बात भी नहीं करता उसकी। ज़्यादातर वो लोग तो एग्रीकल्चर छोड़ भी देते हैं। अगर एक चीज़ ये मेरी बात समझ गए आप तो सब कुछ समझ जाओगे। साइंस इज नेचर, नेचर इज साइंस। साइंस वो नहीं है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। अगर आप 4.5 बिलियन ईयर्स का एवोल्यूशन नहीं समझ पाए, अगर जो उसने मिट्टी बना के दी, उसने जो पानी बना के दिया, उसने जो नदियाँ बना के दी, उसने जो बारिश का रेन साइकिल बना के, वही नहीं आपको समझ आ रहा, तो आपने 4 केमिकल लेके बैठ गए लेबोरेटरी में, कुछ नया बना लिया, नए ब्रांड का केमिकल बना दिया, मैंने बना दिया, उन्होंने बना दिया। ये तो टाइम पास है सर, ये तो खेल है। आप बहुत सारे मेरे ही बैच के, आप तो मैं नेक्स्ट ईयर 60 का हो जाऊंगा, मेरे एज ग्रुप के लीडिंग एमेरिटस प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, अच्छे अच्छे लीडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हैं। वो सब कहते हैं हमने जितना भी काम किया 30 साल में, 35 साल में, वो परिवर्तन आई डोंट थिंक सो हमारे फार्मर के किसी भी यूज़ का है। हमें बोला जाता है कि हम ये चीज़ बनाएं, वो चीज़ बनाएं, लेकिन हम मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, हम फार्मर के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपनी मिट्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक हेल्दी इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे, हम उसके वेलनेस के लिए काम नहीं कर रहे, हम गांव के वेलनेस के लिए काम नहीं कर रहे। हम तो एक एवरीथिंग इज सो मोनेटाइज्ड, एवरीथिंग इज सो कमर्शलाइज्ड कि ये वाला बीज, पपाया बीज है तो उसके 162 वैरायटीज़ हैं, है ना। आलू है, नहीं, वो लेज़ के लिए आपको ये वाले टाइप का आलू चाहिए, उसकी थिकनेस ये होनी चाहिए, वो है। अरे भैया, इंडिया में मोर देन, अगर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से जाए तो 80 करोड़ लोगों को मिड डे मील दिया जा रहा है, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज, एंड वो 5 किलो का एक थैला दिया जाता है ना, जिसपे वो फोटोग्राफ छपी होती हैं, तो वो दिया जाता है। तो अगर 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं और हम अपने आप को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, तो हमें तो एक्सपोर्ट करना चाहिए खाना, और हमारी कंट्री के लिए सरप्लस होना चाहिए। भाई लॉजिकल बात कह रहे हैं ना। आप सारा चना और जितना आपकी दालें हैं वो तो आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सारा। अब आई कांट ऑब्वियसली से द नेम, बट देर इज़ अ स्वदेशी ब्रांड विच हैज़ अ टर्नओवर 20,000 crores इन इंडिया, एंड जो जितना भी चना और दालें आती हैं वो तो सारी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होके वो स्वदेशी के नाम पे वो बिकती हैं इंडिया में। अच्छा, सो हम लोग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हमारा सब काम, हमारी लाइफ पूरी ऑप्टिक्स है, परसेप्शन है, कंटेंट है, जो आप कह रहे हैं। बस वो सोशल मीडिया पे ठीक दिखनी चाहिए, हवा, पानी और मिट्टी। अगर इसकी साइंस नहीं तुमको समझ आई तो बाकी साइंस क्या करोगे तुम? कैसे कोई सीखे सर ये साइंस? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो यही तो हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, व्हाट आर वी डूइंग। मैं जब हम 11 ईयर्स के थे और जब हम स्पाइसर्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे पुणे में, तो मेरी एक टीचर थी मिस विलियम, उन्होंने हमें कई चीज़ें सिखाई। आज जो मैं आपसे बात करता हूँ एयर वाटर सॉइल की, ये पहला फ्रेज उन्होंने ही दिया था हमें, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हाँ, सो हमारी नानी ने हमको कई चीज़ें, कंपोस्टिंग उन्होंने सिखाई हमें, खाद कैसे बनाती हैं उन्होंने। तो जब तक हम वो संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, जब तक हम प्राइमरी लेवल से नहीं शुरू करेंगे, दैट इज़ वाई I always say the master key is, the keyword is education. लिटरेसी अलग चीज़ होती है। लिटरेसी तो हो गई, चलो जी आपने एक लैंग्वेज सीख ली, आपने लिखना पढ़ना सीख लिया। एजुकेशन मीन्स एक्सपोजर। एंड सबसे बड़ी साइंस सर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इज़ योर ट्रेडिशनल विजडम। वो सबसे बड़ी साइंस है, बिकॉज दैट हैज़ बीन परफेक्टेड ओवर एजेस। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टेरेस फार्मिंग है आपका, अगर आप उत्तराखंड में जाके अब
बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर अपना फर्टिलाइज़र लगाएंगे और अपना सीड देंगे और ऐसा टमाटर देंगे जिसका सीड नहीं होता। अगले साल आप फिर से 60,000 रुपये किलो के हिसाब से वो बीज खरीदोगे। फिर वो बीज को ज़िंदा रखने के लिए आपको इतनी पेस्टिसाइड डालनी है, उसको ज़िंदा रखने के लिए आपको इतने टाइप के फर्टिलाइज़र डालने हैं। आप इनपुट कॉस्ट तो बढ़ाई जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे को तो समझ नहीं आता हमारा मैथ्स कितना कमज़ोर है भाई। 2 + 2 4 तो ठीक करो ना। आप इनपुट कॉस्ट तो इतनी बढ़ा रहे हो, उसको तो कभी बात नहीं करोगे। आप सिर्फ आउटपुट को कंसिडर कर रहे हो कि जी हमारा इतना टर्नओवर हुआ, इतने का हार्वेस्ट बिका, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखो, जो आपने ट्रैक्टर खरीदा, कंबाइन हार्वेस्टर खरीदा, या जितनी मशीनरी खरीदी, जितने गैजेट्स खरीदे, जितनी कंप्यूटराइजेशन की, जितने आपने वहाँ पर, तो वो इनपुट कॉस्ट, उसकी लोन कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, उसकी EMI कॉस्ट, वो भी तो सारी कैलकुलेशन करो। आप इनपुट कॉस्ट को तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ आउटपुट कॉस्ट दुनिया को दिखा रहे हो। मज़ा तो तब है भाई, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो वही होता है। लेकिन अगर आप इनपुट कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमम करके अगर आप आउटपुट कॉस्ट थोड़ी भी निकालते हो और प्रॉफिट में जाते हो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फार्मिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एक सीधी सी बात है, आप 10 एकड़ लैंड या 15 एकड़ लैंड लीज पे ले लेते हो, 5 साल के रेंट पे लेते हो। हमने लिए हुए हैं ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ली हुई है। उसकी जो रेंटल कॉस्ट है, उसके अंदर जो उसको लैंड मैनेजमेंट की कॉस्ट है, फेंसिंग की कॉस्ट है, पानी की कॉस्ट है, और उसमें जो निकल रहा है उसको लो, वो आपका फर्स्ट ईयर से प्रॉफिटेबल है। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, स्टार्टअप करते हो, आप कोई दुकान खरीदते हो, कोई डिपार्टमेंट स्टोर शुरू करते हो, कोई भी कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न कोई भी बिजनेस करते हो, उसका जो ROI है, उसका जो जेस्टेशन पीरियड है, वो आपका 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है ना, कम से कम। लेकिन फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज एक प्यारी सी आपके पास खेती है, 4 बीघा ज़मीन है, उसमें अगर आपने हरी मिर्च लगा ली, उसके अंदर आपने गोभी लगा दी, मटर लगा ली, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लगा ली, और वो जाके 4 महीने के 3 महीने के अंदर, भाई 100 दिन का खेल होता है, आपने उठा के जाके मंडी में भेज दिया, वो जो पैसा आएगा आपकी जेब में सीधा गया। दुनिया को कोई ऐसा शेयर नहीं है सर कि आप खरीदो और उसको जाके 100 दिन के अंदर उसको आप 10 टाइम्स या 16 टाइम या 20 टाइम उसको 20x उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, केवल नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली फार्मिंग। अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री को ही ले लो। एग्रो फॉरेस्ट्री में 6 रुपए का अगर आपके पास पॉपुलर का सैपलिंग है, 6 साल आपने उसको ठीक से रख लिया, तो 6 साल बाद अगर वो सिर्फ मरते मरते अगर सिर्फ 6,000 का भी बिका तो कितना हो गया? 6 रुपीज़ का शेयर 6,000 का बिका, 1000 टाइम्स कितना हुआ? ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड दे देगा 1000 टाइम्स आपको? मतलब मैं तो बहुत बेसिक बात कह रहा हूँ, मैं कोई कॉम्प्लिकेशन में जा, बहुत 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 बेसिक चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये करनी ज़रूरी है, हम क्यों नहीं लोग फार्मिंग में जा रहे? बिकॉज वी आर गेटिंग लेजी। हम फिजिकल काम नहीं करना चाहते, कंप्यूटर पे ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, आपने कहा था सर, मैं कहीं सुना था आपका एक वीडियो, कि आप एक गरीब किसान को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर मैं खा थोड़ा ना सकता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर मैं पी थोड़ा ना सकता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर मेरी हड्डी, मांस, मस्सा, मेरी लिवर, मेरी किडनी, मेरे हार्ट को थोड़ा ना बनाएगा। 50 साल पहले कोई सॉफ्टवेयर में तो फिर भी मैं जिंदा था, ठीक है। लेकिन जो फार्मर का काम है वो पूरे देश को जिंदा रखता है, वो 7.5 बिलियन लोगों को जिंदा रखता है। सो फार्मर इंपॉर्टेंट हुआ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ? किसान, है ना। वही तो सॉफ्टवेयर, आज आप ऐसे देखो ना, आज हम जो बात करते हैं सैटेलाइट्स की, इसकी उसकी, ठीक है, अब हम उस पर निर्भर हो गए, हम उस पर डिपेंडेंट इतने हो गए। यू नो, वी कांट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ। फाइन, इवन आई यूज अ फोन, इट्स ओके, दैट्स फाइन, यू नो, वी शुड चेंज विद टाइम्स, दिस इज एवोल्यूशन, दिस वी हैव टू इवॉल्व। But having said this, we also need to understand 50 years ago, we were doing very well without them. We were alive. We were breathing. सांस अंदर आ रही थी, सांस बाहर जा रही थी, चल रहे थे, हेल्दियर भी थे, ज़्यादा हेल्दियर थे, रफ एंड टफ थे। We were happy. We had time for ourselves. अपने दोस्तों के साथ टाइम था, माँ बाप के लिए टाइम था, बच्चों के लिए वक्त था, सब कुछ ठीक था। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत बिजी कर दिया। It is making our generations progressively lazier and lazier and lazier and lazier. हमारा DNA,
हम भाई साहब ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात कर रहे हो, हमारा अपना हार्डवेयर ख़राब हो रहा है, हमारा अपना डीएनए का सॉफ्टवेयर ख़राब हो रहा है, हमारा डीएनए वीक हो रहा है। आज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, हमें आजकल फील्ड में काम करने के लिए लड़के नहीं मिलते। बीएससी एग्री, बीएससी हॉर्टी, बीएससी मार रिसर्च करके एमएससी और पीएचडी करके लोग आते हैं, उनको बोल दो एक खुरपी लेके भैया पानी छुड़वा दो वहाँ से, वो उसका 10 मिनट में उसका धूप में बुरे हाल हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भैया एसी में बैठेंगे, लैपटॉप को आप बता दो लैपटॉप पे क्या रिसर्च करना है, क्योंकि उसको कट कॉपी पेस्ट एआई, आधा काम तो एआई कर देता है आजकल। तो गूगलम जो कर सकते हैं हम कर देंगे। वो जाके वहाँ पर जी इतनी गर्मी में खड़ा होना, ये करना। इसीलिए तो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा। आई थिंक रियलिटी वही हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो आप बोल रहे हैं ज़्यादातर यूथ एग्रीकल्चर में नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं खेती में पैसा है, मतलब अगर उनको दिख भी रहा है, बट हमारे देश के एवरेज किसान का उम्र 51 ईयर्स ओल्ड है। कैसे मोटिवेट किया जाए सर यूथ को आने के लिए, अगर आपको एक थॉट देना पड़े? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यू गॉट टू मेक इट कूल एंड यू गॉट टू हैव द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप टू मेक इट कूल। समझाइए सर। है ना, अगर आप आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को कूल नहीं बनाएंगे, अगर सिर्फ फियर क्रिएट करोगे, तो कौन नौजवान जाके आर्मी में भर्ती होगा? बट अगर पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारा बॉलीवुड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पॉलिटिकल क्लास होती है, आपकी लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जैसा वो कहती है वैसा पूरा देश करता है। आप पैसा 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 करोगे तो भाई ठीक है, फिर तो सारी दुकानदार बनेंगे, फिर तो सारी कमर्शियल हो जाएंगे, फिर तो सारी मोनेटाइज करेंगे। फिर तो वो अपनी भिंडी को भिंडी नहीं देखेगा, अपने आलू को आलू नहीं देखेगा, वो तो देखेगा ये आलू, वो ये नहीं परवाह कर रहा कि वो मेरे पेट में जाके क्या करेगा, वो तो ये कहेगा इसका दाम कितना मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो डाउनलोड हो रहा है वो पैसा 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 हो रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, जीडीपी हो रही है, आपके पैसे की माला जपते रहोगे तो पूरा देश वही करेगा। फिर आपके गांव खलियानों में, आपके सब में वही आवाज़ गूंजेगी। अब वहाँ से अगर पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू करती है, ये तो मैंने देखा, मैंने तो नेदरलैंड्स में देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अभी देखा, सिंगापुर में देखा, हमने जर्मनी में भी देखा। आई ट्रैवल अ लॉट, मैं हर साल ट्रैवल करता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल भी होता है फॉर वेरियस रीजंस। तो उसमें तो वहाँ की लीडरशिप की आप बातें सुनो, दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, दे आर सो सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता। कौन बात करता है? मुझे एक नाम बता दीजिए जो इन चीज़ों पे बात करता हो। वहाँ पर ग्रीन पार्टीज़ हैं, वहाँ सरकारें गिर जाती हैं। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लेते हो, वहाँ पूरी की पूरी गवर्नमेंट हिल जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, नई गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, कोलिएशन पार्टनर्स अपनी सपोर्ट वापस ले लेते हैं। वहाँ इतनी सिटीज़न पावर है 3 चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और हमारे देश में ये 3 चीज़ें तो मैटर भी नहीं करती हैं। वहाँ पर इन 3 चीज़ों पे वोटिंग होती है, इन 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट्स बनती हैं। हमने भी कोशिश किया था ना सर, जो फार्मिंग पे, कि किसान की आमदनी दोगुना करना है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। मतलब कहानी तो अच्छा सेट हुआ, बट ग्राउंड लेवल पे आई थिंक वो इम्पैक्ट नहीं आया है। जैसे एक और उदाहरण है, आज एग्रीकल्चर में इतने सारे पॉलिसी हैं सर, बट आप किसी भी ग्राउंड पे जाके किसान को पूछो, उसको मालूम ही नहीं है, वो कभी मालूम हो ही नहीं सकता। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन, कौन ऑफिसर जाके फार्मर से बात कर रहा है? ये जितने भी है, चाहे मैं तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट है, और भी हैं महाराष्ट्र में 2-3 अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। किसके पास टाइम है जाके फार्मर से बात करने का? आप फार्मर को बुला बुला के भी जो वर्कशॉप्स करा रहे हो, आप तो अपना माल बेच रहे हो उनको। आप उसके खेत पे खड़े होके उसके खेत की क्या प्रॉब्लम है वो तो नहीं आप सॉल्व कर रहे ना। उसको उसकी पानी की क्या प्रॉब्लम है, उसकी सॉइल की क्या प्रॉब्लम है, उसके सीड्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो नहीं आप कर रहे। आजकल मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंड देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर माय पेट सब्जेक्ट्स। 1 planet 1 agriculture, मतलब दिस इज व्हाट कारगिल इज डूइंग।
कैरगिल, CARGILL, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप मोसांतो की बात करते हैं, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजीज ये सीड्स की बात करते हैं, आप सारा कर क्या रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि एक टाइप की सीड, एक टाइप का पेस्टिसाइड, एक टाइप का फर्टिलाइजर, इट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। अरे इकोसिस्टम नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। आप डेजर्ट में भी सेम चीज़ कर रहे हो, हिमालयाज़ में भी वही कर रहे हो, माउंटेन्स में भी वो, वेस्टर्न घाट्स में भी वही कर रहे हो, डेक्कन प्लेटो में भी वो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अरे भाई इकोसिस्टम नाम की भी तो कोई चीज़ है। आप तो यू आर डिफाइंग इकोसिस्टम्स। क्यों? क्योंकि आप सॉइल में तो उगा ही नहीं रहे। आप तो ये कह रहे हैं सॉइल, हमें क्या करना है सॉइल का? आप ये डालो इसके अंदर, आप इतना यूरिया डाल दो, इतना DAP डाल दो, इतना डाई डाल दो, इनका NPK डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना चाहे गंदे मरी से। आप बेशक प्लास्टिक की एक खेती बना लो, प्लास्टिक की शीट्स बिछा के उसके ऊपर सारे सोल्यूशन डाल दो, उसमें पानी घोल के उसके अंदर रूट्स डाल दो, वो उग जाएगा। आपको मिट्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। सो वी आर द वे वी आर गोइंग ना, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं फार्मिंग की, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इस पर तो पूरी कथा हो सकती है 7 दिन की। एग्रीकल्चर तो यू नो बेटर कि लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आप अननेचुरली करेंगे तो उसका खमियाजा हमको ढूंढना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंस इज नोइंग नेचर, साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स एंड देन अलाइनिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। तब तो कोई धोखा हो ही नहीं सकता, आप कहीं गलत हो ही नहीं सकते। अगर आप इकोसिस्टम के हिसाब से काम करोगे, सॉइल टाइप के काम के साथ, वहाँ के पानी के हिसाब से काम करोगे, वहाँ के वेदर के हिसाब से काम करोगे, वहाँ की हवा के हिसाब से काम करोगे, वहाँ की बारिश के हिसाब से काम करोगे, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन नहीं है ना, इंसान की जो दिमाग है वो इतना खुरापाती हो गया है, वो इतना डोमिनेंट हो गया है कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी सॉइल कैसे बिहेव करेगी, मैं डिसाइड करूँगा मेरी हवा कैसे बिहेव करेगी, मैं डिसाइड करूँगा मेरा सीड कैसे बिहेव करेगा, मैं डिसाइड करूँगा मुझे हार्वेस्ट कितना मिलेगा, कितना वेट मिलेगा, और उसका कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका टेक्सचर क्या होगा। वी आर डिसाइडिंग, वी हैव बिकम गॉड। दिस इज़ वेयर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नाउ कमिंग बैक वंस अगेन सेइंग कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जब तक वो एजुकेटेड नहीं होगी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट नीचे लोगों को? वहाँ भी तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। एक अनपढ़ प्रिंसिपल, ठीक है, और अनपढ़ टीचर्स एक अच्छा स्कूल नहीं चला सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारा देश प्रोग्रेसिव हो, तो यू हैव टू हैव वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि जो हुक्म होगा वही तो अमल होगा, वही तो चीज़ें होंगी। आज अगर कोई फ़ोन उठा के ऊपर टॉप मोस्ट जो हैं, अगर वो कह दें कि भाई हमको कम से कम एवरी ईयर 20% लैंड को नेचुरल फार्मिंग में डालना है, क्या होगा? नहीं। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द secretaries, all the commissioners, all the collectors, all the everything, maybe it will not be a very perfect thing, but कुछ तो होगा। हम सिर्फ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। बात तो काफ़ी होता है सर, मतलब वो सिर्फ बात होती है, नीचे कोई हमारी तो इंटरेक्शन होती है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स के साथ। वो कहते हैं सर वी आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस। ओके, वाई? क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से टैक्स कलेक्शन नहीं होता सर। दवाइयाँ कैसे बिकेगी, फर्टिलाइज़र कैसे बिकेगा, बोतलें कैसे बिकेंगी? अच्छा, ऐसा बोलते हैं वो? स्प्रे कैसे बिकेगा? पूरा जो पैराफिनेलिया है भाई, डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। नेचुरल फार्मिंग तो आप कह रहे हो नेचर के साथ काम करो, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा? What are we here for then? मैं भी पर्सनली देखा हूँ सर, मेरे उम्र के बहुत सारे लोग खेती में है नहीं। आप कहते हैं इंडिया नीड्स मोर फार्मर्स एंड नॉट MBAs and engineers. Yes, I say it and I will always say it that way. क्यों? होता क्या है कि अभी फार्मिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि
अब जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर मेरा मन कर रहा है फार्मिंग का, मैं अपनी एमएनसी की जॉब क्विट कर रहा हूँ या आईटी की जॉब क्विट कर रहा हूँ, या जो भी है, 25-30 साल के बच्चे हैं और कह रहे हैं कि भाई, मैं उनको एक बात कहता हूँ, बेटा पहले 2 साल फार्मिंग में काम करके देखो, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। कोई फार्मिंग कोऑपरेटिव ज्वाइन करो, कोई एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं है तो कोई आसपास आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग किसान हैं उसके साथ उठो बैठो, समझो, पहले फार्मिंग और एग्रीकल्चर को समझो, सॉइल कैसे बिहेव करती है, पानी कैसे बिहेव करता है, वेदर कैसे बिहेव करते हैं, क्रॉप्स कैसे बिहेव करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कौन सी चीज़ कब लगानी चाहिए, कैसे हार्वेस्ट होता है, मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, मंडियाँ कैसे ऑपरेट करती हैं, आपको ये सारा समझ के उसके बाद देन यू हैव योर ओन पीस ऑफ लैंड, यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ओवर देयर, एंड इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट देन यू लीव योर जॉब एंड देन यू गो देयर। दिस इज़ वॉट आई मीन, है ना। उसका मतलब ये नहीं होता है वन फाइन डे, फार्मिंग इज़ नॉट समथिंग वन फाइन डे यू गेट अप एंड यू से ओह आई वांट टू बी अ फार्मर एंड आई विल गो। It doesn't work like that. It took me nearly 20-25 years to actually master the art of how to control the soil, how to restore the soil, I would say. I'm sorry, I use the word control. Control is not the right word. How to biodiversity of the soil को कैसे understand, उसकी एक deeper understanding, एक deeper wisdom लाना कि कौन सी हम crop लगाएं, नहीं लगाएं, कैसे हम legumes को use कर सकते हैं nitrogen fixation के लिए, कैसे हम अपनी soil को revival के लिए, कैसे हम चाहे मक्का लगाते हैं, चाहे हम बरसैन लगाएं, चाहे हम दलहन लगाएं, मतलब दालें लगाएं, किस तरह से हम अपनी सॉइल का रिवाइवल कर सकते हैं फिर उस सॉइल में। सो इट कम्स विद, आई थिंक, एक्सपीरियंस, विजडम, दैट इज़ द रियल ट्रेजर। सो आई थिंक जब तक आपका एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ग्राउंड पे आप काम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। सो मैं यूथ को यही कहता हूँ कि अलॉन्ग विद, यू कुड बी अ गुड डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हाटएवर यू आर, कोशिश करो संडे टू संडे, सैटरडे टू ग्रो समथिंग, अपनी बैल्कनी में ही शुरू कर दो, रूफटॉप पे, दिस इज अ बिगिनिंग, ABC है ना, तो वहाँ से आप शुरू कीजिए एंड देन यू कैन लीज आउट अ पैच ऑफ लैंड। अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है उस पर एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। भाई बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं जी हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है अंकल कि हम सब्जियां उगाएं, ये वो, हमें तो कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री की चीज़ बताओ। तो मैं कहता हूँ बेटा बैम्बू फार्मिंग कर लो, बैम्बू फार्मिंग हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। अब तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। देखो जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है ना। तो अभी इट्स नॉट काउंटेड एज अ ट्री और अ फॉरेस्ट और समथिंग, इट्स लाइक अ क्रॉप, तो इट्स अ ग्रास बेसिकली। सो बैम्बू में आप आइए, बैम्बू की कितनी मल्टीपल स्पीसीज़ हैं, आप बैम्बू की फार्मिंग कीजिए, बैम्बू को बेच भी सकते हैं, बैम्बू को बायोफेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो मैं तो आजकल बच्चों को जो बहुत हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हम पॉपुलर लगाएं या यूकलिप्टस लगाएं या हम साल ये टीक के वो कहें, मैं कहता फास्टेस्ट ग्रोइंग इज बैम्बू, तो आप बैम्बू फार्मिंग करो, है ना। तो थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी विजडम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, एंड एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग। यूथ को पहले ये भी समझना है कि आर दे रियली मेंट फॉर इट। वो कैसे समझे कोई सर, एक किसान बनने के लिए यही चीज़ फर्स्ट स्टार्ट एज अ हॉबी, एक्सप्लोर करिए। हाँ, सो आई ऑलवेज टेल देम बी अ हॉबी फार्मर। पहले हॉबी फार्मर कीजिए, 2-3 साल अपने हाथ पाँव थोड़ा मिट्टी में हाथ डालिए, देखो सूट भी करता है कि नहीं। हो सकता है आपका एप्टीट्यूड ही ना हो सकता है आपकी सिर्फ एक फैंटेसी है, हो सकता है वो सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया है, हो सकता है वो सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ चीज़ें देख ली हैं तो आपको लगता है कि मैं भी फार्मर बन सकता हूँ। इतना आसान नहीं है, फार्मिंग इज़ नॉट समथिंग। लेकिन वंस यू स्टेप इनटू इट एंड इफ़ यू हैव द राइट एप्टीट्यूड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोफेशंस, because you are doing good for yourself, you are doing good for your village, you are doing good for your city, you are good for the society, you are good for the nation, you are good for the environment, you are good for the ecosystem, you are good for the soil, you are good for the air, you are good for the water. एक और जो माइंडसेट आजकल यूथ में काफ़ी डेवलप हुआ है सर, कि जॉब तो करना है बट साथ में फार्मिंग भी करना है, मतलब that's a good thing.
इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव थिंग है, बट क्या आपको लगता है ये रिमोटली खेती हो सकती है? नहीं हो सकती रिमोटली, तो कभी भी नहीं होगी। ये एक प्रकार से रिमोट ही हो गया ना सर। रिमोटली नहीं होते। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं चलते वैसे रिमोट खेती नहीं हो सकती। तो जॉब के साथ में खेती कैसे करूं? क्यों सैटरडे संडे नहीं है? अच्छा, ज़रूरी थोड़ी ना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप एनसीआर के अंदर एक ज़मीन किराए पे लीजिए। अच्छा, एक तो ये भी बड़ी बीमारी है लोगों को, घर लेना है तो अपना लेना है, भाई रेंट पे रह लो। ज़मीन लेनी है तो खरीदनी है, भाई रेंट पे ले लो। हमने अभी खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ यहाँ पर ज़मीनें ली हैं, रेंट पे लेते हैं तो 8,000 रुपये बीघा। मैं आज के रेट की बात कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल तक के रेट की बात कर रहा हूँ कि 6,000 रुपये बीघा, 5,000 रुपये बीघा, 8,000 रुपये बीघा। बहुत अच्छी ज़मीन हुई तो 10,000 रुपये बीघा। आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। उसमें पानी की अवेलेबिलिटी है, बिजली की अवेलेबिलिटी है, आपको आसपास से लेबर बहुत अच्छी मिल जाती है, गांव से बड़ी प्यारी अच्छी ट्रेंड आपको मैन पावर मिल जाती है। अब मुझे बताओ, टू स्टार्ट एनी वर्क, आपने 10 बीघे ज़मीन ली, 80,000 रुपये साल का, लेस देन 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इतने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आ गया। अब इसके ऊपर आप, बाकी आपकी मेहनत है, आप कितना उस वक्त, तो आप संडे टू संडे करो, सैटरडे संडे करो। आप एक जोड़ा, हम अपने एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा मतलब हस्बैंड वाइफ, है ना। जैसे हमारी लेबर जो है ज़्यादातर झांसी से आती है, बुंदेलखंड से आती है, राजस्थान से आती है, बिहार से आती है, झारखंड से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है। यहाँ के बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। दे रियली वर्क विद द सॉइल। और खेतीबाड़ी में तो सबसे बेस्ट लोग होते हैं, वो पूर्वांचल के लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। गोंडा जिला से बहुत लोग आते हैं, फैजाबाद से, अयोध्या रीजन से, यहाँ से बहुत अच्छे लोग आए। तो उनको आप एक गाय खरीद के दे दीजिए, है ना। वो किसी को बकरी चाहिए, बकरी दे दो, उसको एक अच्छी सी हट बना दो, उनके लिए अच्छा कपड़ा लत्ता, मेडिकल केयर, मेडिकल इंश्योरेंस करा दो, ESI PF हम देते ही हैं उनको। तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, है ना। उन्होंने तो गांव में यही काम किया है। लेकिन वही वाली बात है कि मार्केट करना नहीं आता उनको, पता नहीं अपनी सब्जियां कहाँ बेचें, उनको उतनी प्राइस नहीं मिलती। बट ठीक है, हम लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम थोड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को। सो एजुकेटेड यूथ को फार्मिंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनपढ़ होगा, जो बेचारा नहीं उसको समझ है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चल पाता। वो ज़मीन पे तो बड़ी मेहनत कर लेता है, पर बेचारे के पास जो सामान आता है, हार्वेस्ट होता है, उसको ये नहीं समझ आता मैं इसको बेचूं कैसे। सारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। जो एजुकेटेड होगा उसको मालूम है, वो सोशल मीडिया पे भी है, वो वेबसाइट भी बना लेगा, वो ऑनलाइन भी कर लेगा। अब अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कैसे है, वहाँ का मंडी सिस्टम या ये है, नहीं, वहाँ डायरेक्ट है, फार्मर कंज्यूमर डायरेक्ट है। अच्छा। कंपनीज जो हैं डायरेक्टली फार्मर के पास जाती हैं, उनको कहते हैं भाई अगले 2 साल का सारा प्रोड्यूस हमें देना, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, क्वालिटी चेक होता है। सो जब तक फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, है ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जो IT टेक्स हैवी है, वो तो बहुत अच्छा कनेक्ट है। सो आपके पास इंडिया में मैन पावर भी है काम करने वाली, आपके पास सस्ती ज़मीनें भी हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा, मानसून बेस्ड वो भी है, ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। एंड जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखा यूथ है, वो तो बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकता है। वो ठीक है, उसको 1-2 साल लगेंगे समझने में कि मैं टमाटर कहाँ बेचूं, अपना आलू कहाँ बेचूं, प्याज कहाँ बेचूं। एक ट्रेडिशनल विजडम गांव में हमें कहा करते थे कि बेटा अगर तुम्हें नहीं खेती बाड़ी की समझ आ रही तो एक काम करो, गीला मसाला जिसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ठीक है, हल्दी वगैरह, ये वाली चीज़ उगा लो। और क्योंकि ये नो नॉनसेंस होते हैं, ये बड़ी आराम से हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने, मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आलू टमाटर प्याज, बस ये अगर चीज़ आप कर दो, इसकी मार्केट हर जगह है। तुम ये चीज़ें अगर टोकरियों में लेके तुम सड़क पे भी बैठ जाओगे ना, तो शाम तक सारी टोकरियाँ तुम्हारी खाली हो जाएंगी। ऊपर से सोने पे सुहागा, अगर आपने ये भी बोर्ड लगा दिया साथ में कि इसमें एक भी पेस्टिसाइड नहीं डाली गई, इसमें एक भी केमिकल इन्फ्यूजन नहीं है, इसमें एक भी हम लोगों ने कोई भी टॉक्सिन सॉइल में नहीं डाला, और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसा भी है ये देसी सब्जी है। आप देखो, आपको लोग कितने प्यार से आपका सामान उठाएंगे,
कितना प्यार से आपकी सब्जियां उठाएंगे। और मैं बहुत मेरे अपने दोस्तों को जानता हूं जो सिर्फ ऐसे करके, और एक बार आपके 200-300 कस्टमर बन गए, यू आर डन, यू डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज दे विल कम एंड वो अपनी गाड़ियों से ड्राइवर भेजते हैं और अपने खेत, उनका खेत खाली करके ले जाते हैं। वो उनको अपनी पार्टीज़ के लिए चाहिए, अपने रेस्टोरेंट्स के लिए चाहिए, अपने होटल्स के लिए चाहिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। सो बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। पढ़ा लिखा यूथ फार्मिंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी बात कही पिछले 5 मिनट में, वो इसको स्टडी करके ही कैन वर्क ऑन इट। जो अनपढ़ बेचारा फार्मर है ना, सो वो मैनेज नहीं कर सकता है। सो पढ़ा लिखा यूथ तो मैनेज कर सकता है। सो दैट इज़ वाई आई कीप हार्पिंग ऑन दिस पॉइंट दैट एजुकेटेड जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड टेक टू फार्मिंग एंड टेक इट लाइक देशभक्ति। मैं कहता हूँ नेशन बिल्डिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, आप सोशल वर्क करना चाहते हो ना, आप सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो, आप नॉन प्रॉफिट्स में काम करना चाहते हो, एनजीओज में काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, खेती बाड़ी कीजिए। आपको भी फ़ायदा है, आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा है, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा है, आपके गांव को भी, आपके देश को भी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जो किसान मिट्टी को समझता है और जो यूथ मार्केट को समझता है, अगर ये दोनों साथ में आ गए, आई थिंक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड यू डोंट हैव टू गो देयर। आपको जाके वहाँ, भाई देखो, आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, सब्जी कैसे उगती है, सॉइल कैसे बिहेव करती है, ठीक है। फार्मिंग की अगर बेसिक्स भी आती हैं, यू कीप दैट मैन पावर ना, यू सैलरी पे आप रखो उन लोगों को, आप सुपरवाइजर रखिए जो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप फोकस ऑन मार्केटिंग, यू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, यू फोकस ऑन डिलीवरी, यू फोकस ऑन कस्टमर्स, यू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी तो कर रहे हो शहर में बैठ के, हैं? कभी आप वाटर पंप बेच रहे हो या मेडिसिन बेच रहे हो, फार्मा की वो दवाइयाँ बेच रहे हो, आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो, क्रीम और तंबाकू बेच रहे हो, सिगरेट्स बेच रहे हो, अल्कोहल बेच रहे हो, एक अच्छी चीज़ नहीं बेच सकते। और वो तो आपका अपना प्रोडक्ट है, और अभी तो भगवान करे अभी तक तो टैक्स फ्री है वो, करेक्ट। तो अच्छी तरह काम कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी इन्वॉल्व नहीं है। सो आई थिंक इट हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, एंड आई थिंक एग्रीकल्चर इज़ द फ्यूचर। क्योंकि जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है सर, अल्टीमेटली इंसान एक दिन बैठ के कहेगा यार बस खाने को दे दो मुझे, बाकी सब रुक जाए, खाना दे दो। बाकी मैं बाद में कर लूँगा, मुझे बस 3 वक्त का अच्छा हेल्दी खाना दे दो। आज गाज़ा की दिक्कत क्या है? खाने की तो है। अब यूक्रेन में भी मैं कल वो देख रहा था, वहाँ पर भी है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो रशिया है, वहाँ भी खाने की दिक्कत आ रही है। अभी ईरान के जो जहाँ पर बॉम्बिंग्स हुई हैं, वहाँ भी खाने की दिक्कत आ रही है। ये जितनी रेफ्यूजी और रिलीफ क्या होता है? खाना। रिलीफ टीवी और फ़ोन नहीं भेजने होते, है ना। रिलीफ में ब्रेड्स होती हैं, रिलीफ में खाना होता है। रिलीफ, सबसे पहला रिलीफ इंसान को जो चाहिए, खाना पानी, खाना चाहिए उसको, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए उसको। आई थिंक यहाँ 2 मौके सर मुझे समझ आ रहे हैं यूथ के लिए, आप मुझे बता सकते हैं। एज अ कंज्यूमर मैं सर कई पॉडकास्ट पे बोला हूँ, मुझे एक जो डाउट कब आता है, जैसे मानो मैं आप ही के फार्म से बाय एनी चांस खाना ले रहा हूँ, तो मैं आपका भरोसा कैसे करूँ कि आप जो नेचुरल फार्मिंग से कर रहे हैं सही में उसमें केमिकल नहीं है, सही में उसमें पेस्टिसाइड नहीं है? क्या किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन करा सकते हैं? क्योंकि आज सर सर्टिफिकेशन भी नाम का बहुत चलता है, आप मेरे से अच्छे से जानते होंगे कि ऑर्गेनिक बोल के जो कई लोग बेच रहे हैं वो ऑर्गेनिक होता भी नहीं है। हाँ, बिकता है वो तो 20,000 रुपये 50,000 रुपये बस सर्टिफिकेट खरीदा जा सकता है। सर्टिफिकेशन कंपनी वाले ने मुझे ये खुद बोला है। हाँ, ये तो बड़ी कॉमन चीज़, बहुत कॉमन चीज़, बहुत कॉमन चीज़, राइट। तो कैसे मैं भरोसा करूँ कि जो मैं सही में खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है कि नहीं? ये शायद एक्सेलेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन। मैं भी लोगों को, अगर मुझे भी कहीं से लेना होगा तो मैं 2-3 बार जाके विजिट करूँगा सर, समझ आ जाता है, पता चल जाता है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आपको, आप तो मिट्टी हाथ में उठाओगे आपको समझ आ जाएगा, आप मिट्टी स्मेल कीजिए आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या डाला हो। थोड़ा बताइए ऑडियंस को क्या होता है उसमें। नहीं, ये इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। आप जाइए, आप खेत में खड़े हुइए, वर्कर से बात कीजिए, आसपास लोगों से बात कीजिए, मालिक से मत बात करो,
जो वहाँ काम करता है उससे बात कीजिए, और भैया क्या क्या डालते हो, कैसे करते हो, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। थोड़ा सा उसको चाय पानी दोगे वो तो सारी कहानी सुना देगा आपको। सो ऑब्जर्वेशन, इतना तो इंटेलिजेंट इंसान को रखना ही पड़ेगा, उसको समझ आ जाता, सर समझ आ जाता है, समझ आ जाता है। दूसरा चीज़, ये जो ऑब्जर्वेशन आप बोल रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन करने के लिए मुझे खेत तक पहुंचना पड़ेगा। देखो भाई, एक तो आपको अच्छी चीज़ भी चाहिए, और आप खेत पे भी नहीं जाना चाहते। नहीं, ये तो बड़ी मुझे बड़ी पता कैसे नाइंसाफी, चलेगा? ये तो बड़ी नाइंसाफी। आप मुझे बता मैं दीजिए ये क्या है। मानता हूँ अगर मैं ये अच्छा कुर्ता, अच्छा कॉटन पहनना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को, मेरा स्किन कांट टेक एनी मिक्स फैब्रिक में, तो मैं खुद जाके पहले उसको टच एंड फील करके देखता हूँ, एंड थिंग्स दैट मैटर टू यू, सर थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं सर, मैं एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ। हाँ। मानो ये मेरा जो कॉटन है, अब मुझे कैसे पता कि हाँ इस कॉटन का खेत कहाँ है? क्या कंपनी वाले मुझे बोल रहे हैं? शायद नहीं। कॉटन कॉटन होता है। अब कॉटन की खेती बाड़ी तो कहाँ देखोगे, लेकिन अगर आपकी सब्जियां हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, भाई हम भी दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली मयूर विहार में रहता हूँ, हमारे आसपास भी खेत हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं जहाँ से सब्जियाँ ले रहा हूँ, जैसे मेरठ से आती हैं, खतौली से आती हैं, आई नो दोज फार्मर्स। अच्छा, थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ा फ्रेंडली हो, 2-4 फार्मर्स से, और फार्मर्स को फ्रेंड्स बनाओगे तो इट विल बी वेरी गुड कंपनी ऑल्सो। वीकेंड्स पे आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो खेत पे, अपनी पिकनिक भी मना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड करो ना इन चीज़ों में। मुझे कोई कहता है कि ये सर्टिफिकेट, मैं कहता छोड़ दो इसको, यहाँ रख दो, टेबल पे रख दो, ये चीज़ें मार्केट में 50-50 हज़ार रुपये, 25-20 हज़ार रुपये में बिकती हैं, यू नो, एजेंट्स घूम रहे होते हैं कि आप बताओ जी कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सो नेवर गो ऑन सर्टिफिकेशन। आपकी हेल्थ, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, आप उसके अंदर जो डाल रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू। थोड़ा सा तो एफर्ट करो। अच्छा, जब आप बीमार होगे तो आप पूरा एफर्ट करोगे, MRI कराने में, CT स्कैन कराने में, डॉक्टरों को पैसे देने में, फिर जाके लाइफ जो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए लाइनों में खड़े हो, तो उसमें जो एफर्ट लगेगा वो लगाओगे। लेकिन जो आप चीज़ खा रहे हो उसका इतना इनिशियल एफर्ट भी नहीं करोगे कि जाके देख ही लो कि कहाँ से आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा स्टेटिस्टिक में पढ़ रहा था, हमारे देश में जो हेल्थ केयर है उसके 2 भाग होते हैं सर जी। एक जो हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब बीमार होने से पहले आप क्या क्या कर सकते हो। एक होता है पोस्ट हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल, दिस दैट। अगर हम पिछले 2-3 डेकेड का हमारे देश का डेटा देखें, जितना तेज़ी से फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ा है सर, उसका 1% भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं बढ़ा है। मतलब जो भी लोग कंपनी हेल्थ की तरफ काम कर रहे हैं, ना ही कोई लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, ना ही उतना ग्रोथ दिख रहा है। दूसरी ओर पर हॉस्पिटल्स का बिजनेस हर साल 2x, 3x, 5x, 10x होते जा रहा है। मतलब ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन इन इटसेल्फ होना चाहिए। दुनिया 2 चीज़ों पे इस वक्त चल रही है, एक है फार्मर, एक है फार्मास्यूटिकल। बिल्कुल ठीक है, या तो अपना फार्मर ठीक कर लो। अगर आपका फार्मिंग ठीक है, फार्मर ठीक है, तो आपको फार्मास्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है। वो तो मेरा फ्रीक एक्सीडेंट हुआ, वैसे कहना नहीं चाहिए, ऐसे नज़र लगती है, तो 59 में जाके मैं पहली बार हॉस्पिटलाइजेशन हुई, पहली बार मैंने ऑपरेशन थिएटर देखा, पहली बार मेरे को रूम लेके मतलब 2 हफ्ते रहना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर। तो ये वो, बट दैट वाज एन एक्सीडेंट। बट अदरवाइज़ जो हमने खाया पिया, जो भी खाया, मैं तो स्ट्रीट फूड भी खाता हूँ, वो भी करते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल लाइफ जब आप लीड करते हो, आप रफ एंड टफ रहते हो, आप वॉक भी करते हो, आप खेतों में भी काम करते हो, आप आउटडोर लाइफ भी लीड करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको फार्मास्यूटिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो अपना फार्मर ठीक कर लो, अपनी फार्मिंग ठीक कर लो, या फिर सारी ज़िंदगी फार्मास्यूटिकल के ऊपर निर्भर रहो। एंड दैट इज़ वाई फार्मास्यूटिकल्स आर डूइंग सो वेल, बिकॉज लोग अपने फार्मर और अपनी फार्मिंग को ठीक नहीं रख रहे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। पैसे वहाँ भी देने हैं, वहाँ अगर आपको 10 रुपये में काम चलेगा, यहाँ आपके 1000 रुपये लगेंगे। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल में 1000 रुपये लगेगा, हो सकता है लाखों रुपए भी लग जाए। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे हर तीसरे फैमिली जिससे भी बात करो, जी कैंसर हो गया, ये हो गया। आजकल तो कैंसर इज समथिंग लाइक, जैसे पहले हम सुनते थे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, साइनस हो गया, खांसी जुकाम की तरह आजकल कैंसर्स हो रहे हैं। वो 70-80 लाख रुपए से कम में क्या इलाज होगा आपका? आपकी कीमोथेरेपीज़ हैं, आपका
सो इट इज़ बेटर, मैं इसीलिए कहता हूँ फार्मास्यूटिकल को अवॉइड करो, हॉस्पिटल्स को अवॉइड करो, डॉक्टर्स को अवॉइड करो। एक अच्छी हेल्थ, आप मुश्किल से आप 70-75 ईयर्स 80 ईयर्स के लिए प्लेनेट पे रहने आते हो। आप इतने कॉन्शियस तो हो जाओ कि आप खा क्या रहे हो। आपकी लाइफ 75 ईयर्स की अगर है तो 25,000 डेज की है। एक साल में 365 डेज हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। अरे इन 25,000 डेज को तो ठीक रखो ना अपना। और क्या करना है, सिर्फ इतना ही तो है कि कौन सा पानी पी रहे हो और कौन सा फार्म का खाना खा रहे हो। और अगर कस्टमर और हमारे एजुकेटेड लोग थोड़े से कॉन्शियस होने शुरू होंगे, और हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जगह देखा ये हो रहा है, फार्मर भी वैसे हो जाएगा कॉन्शियस। डिमांड सप्लाई की बात है। आप डिमांड करोगे तो वो आप डिमांड करोगे तो होगा। अब जैसे मैं जहाँ से भी लेता हूँ उनको मालूम है मैं लूँगा ही नहीं अगर वो ठीक नहीं होगा, है ना। आप चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में सिटी फॉरेस्ट के पास, वहाँ सैटरडेज को सुखना लेक के पास, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे मैं तो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में भी 6 जगह फार्मर्स मार्केट्स लगती हैं सैटरडेज को, वीकेंड्स पे लोग आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लोग आते हैं, और वो 7 दिन वो 6 दिन वेट करते हैं, वो सब्जी नहीं खरीदते, जब वो फार्मर्स मार्केट लगती है वहीं से जाके खरीदते हैं। तो उसका भी सिक्योर्ड है इनकम, है ना, और कस्टमर को भी पता है, कंज्यूमर को भी पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ। सो इट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो मैं यहाँ आपकी ऑडियंस को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचो मार्केट नहीं है, ये बहुत फॉल्स नैरेटिव है, बहुत फॉल्स नैरेटिव है कि प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये तो किसी भी गणित से, किसी भी एंगल से आप गणित लगा लीजिए, कैलकुलेशंस कर लीजिए सर। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैं ऑर्गेनिक वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, है ना। ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, इट इज़ आइदर केमिकल फ्री और इट इज़ विथ केमिकल्स। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऑर्गेनिक कह के हम लोग उस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। Either my vegetable, my food is chemical free or it is with chemicals. So अगर आप chemical free चीज़ मांगोगे तो सर मिलेगी आपको, लोग आएंगे आपको घर पे दे के जाएंगे। हम अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं, लोगों ने 20 kgs वेजिटेबल्स का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो कुछ देते हैं उनको 2,000-3,000 रुपये महीना देते हैं, वो घर पे आके आपको इतने फ्रूट्स देंगे, इतना टमाटर आलू प्याज देंगे, इतना गीला मसाला देंगे, इतनी हरी मिर्च देंगे, इतना धनिया फ्रेश देके जाएंगे, मिर्च देके जाएंगे आपको, सेब केला ये वो सब थोड़ा असॉर्टेड चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको घर पे डिलीवर करके जाते हैं। एंड एटलीस्ट यू आर एश्योर्ड कि मैं जो ये 3,000 रुपये की चीज़ खा रहा हूँ ये ठीक है। सो डिमांड सप्लाई की बात है। यंगस्टर्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को, एग्रीकल्चर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। दुनिया में हर चीज़ आउट ऑफ फैशन जाएगी, खाना आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। रोटी कपड़ा मकान भी हो सकता है फैशन से चला जाए, कपड़े भी हो सकता है कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, खाना थोड़ा ना कम हो जाएगा। फर्स्ट प्रोफेशन, फर्स्ट ऑक्यूपेशन कहना चाहिए। जब ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड हुए, ह्यूमन सेटलमेंट्स हुई, हम पेड़ों से नीचे उतरे, केव्स में गए, केव से हम गैदरर्स हंटर्स बने, फिर हम लोग नदियों और वाटर सोर्सेज के आसपास आके ह्यूमन सेटलमेंट्स की। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज फार्मिंग। एंड व्हेन द प्लैनेट कम्स टू एन एंड, व्हेन ऑल दीज idiots who are fighting with each other all over the world, when they are rested, ultimately it will be farming. आपका न्यूक्लियर होलोकॉस्ट भी हो जाएगा ना, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढोगे? खाना और पानी पीने को। ये 2 चीज़ें हैं तो इंसान जिंदा है। बाकी तो चीज़ें कंफर्ट की हैं, लग्जरी की हैं, एस्पिरेशनल हैं। खाना सर एस्पिरेशनल नहीं है, वो आपको जिंदा रखता है, वो नीड है, एसेंशियल नीड है। बाकी लोगों को ये मैं यूथ को समझाने की कोशिश करता हूँ, बेटा इफ़ यू वर्क ऑन एसेंशियल्स, आप कभी मार खा ही नहीं सकते, आप कभी प्रॉफिट, आप लॉस का तो मतलब ही नहीं है। लॉस कहाँ से
ये तो वो होता है कि आपने जी ट्रैक्टर खरीद लिए, आपने वो मैं देखता हूँ ना, वो वाले केसेस भी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। वो इतने सारे सामान खरीद लिया, उसके लोन ले लिए, कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले लिए, फिर अब मैं क्या करूँ, ये भी ख़राब हो गया, फिर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, डीजल डालना है, फिर वो जी सबमर्सिबल ख़राब हो गया, मेरी ट्यूबवेल ख़राब हो गई, क्योंकि आपने इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ा दी। अगर आप ट्रेडिशनल विजडम से, नेचुरल वे से आप खेती करेंगे, पर्माकल्चर की तरीके से आप खेती करेंगे, आपकी इनपुट कॉस्ट मिनिमम होगी। कॉस्ट तो होती है, कॉस्ट तो हर चीज़ की है, आजकल तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन आपकी मिनिमम होगी। और आप कह रहे हो उससे भी रिजल्ट आएंगे? उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है 1 साल 2 साल थोड़ा कम आ जाए, ठीक है। अगर आप देखो भाई, स्टेरॉयड दे के पंप कर करके किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, तो सॉइल को भी अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपनी हेल्थ को रीस्टैब्लिश करने में, रेमेडिएशन करने में 2 साल लग जाते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। हमने तो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो 1 साल में रिवाइवल हो गया, मैक्सिमम 18 मंथ्स लगे उसको। चलो मैं कह रहा हूँ 2 साल लग गए आपको, पर सर तीसरे साल तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका इनपुट कॉस्ट बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और आपका जो हार्वेस्ट आएगा वो हेल्दी होगा। और हेल्थ से ही वेल्थ है। अगर आप हेल्दी ही नहीं हैं तो वेल्थ का क्या लेना देना है? हेल्थ ही तो असली वेल्थ है आपकी। जो आप बीमार अगर हो, आप हट्टे कट्टे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हुष्ट पुष्ट हैं, फिर तो आप कुछ भी काम कर लो, फिर तो आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी धंधा कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, आप पैसा कमा ही लोगे। हेल्थ इज नॉट अ नैरेटिव इन आवर कंट्री। आपने कभी देखा किसी को हेल्थ के ऊपर बात करते हुए? मैं न्यूट्रिशन की नहीं बात कर रहा, मैं विटामिन B12 और D3 और ये जो डिस्कशंस होते हैं, ये खा लो, डिप्रेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम खा लो, हम ये भी बात क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपकी खेती बाड़ी ठीक नहीं है, खाने में न्यूट्रिशन बाकी नहीं है। वो भी एक बिजनेस बन गया, वो भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई। एक हॉस्पिटल में आप बैठे हैं, मैं अभी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में नियरली काफ़ी हफ्ते में वहाँ पर एडमिटेड था, तो जो न्यूट्रिशनिस्ट आती थी वो बताती थी कि हम दोपहर को क्या खाएंगे या वो खाएंगे, उसका भी वो 2000 रुपये चार्ज करते थे। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, 2000 रुपये चार्ज होगा। खाना जो है वो शायद 100 रुपये का भी नहीं है, लेकिन जो कंसल्टिंग फीस है वो 2000 रुपये की। तो ये बिजनेसेस हैं, ये सब कमर्शियल हो गया है, सब चीज़ें। आप कितने दिन नौकरी कर लोगे, है ना भाई? बर्नआउट भी तो होता है भाई। 5 साल कर लोगे, 10 साल कर लोगे, 15 साल कर लोगे। अगर साइड में आप करो, आप सारी ज़िंदगी नौकरी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर साइड में आपकी फार्मिंग हो। देखो, मैं अपील करता रहता हूँ यंगस्टर्स को। मुझे ये है कि मुझे भी पता है 100% नहीं करेंगे अगर, लेकिन उसमें से 10% भी यंगस्टर्स फार्मिंग को ले लेते हैं तो प्रॉब्लम इज ब्राइट। यस, उसका एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा। पीपल बाबा के बारे में जब लोग सुनते हैं, मतलब हाँ, आई डोंट थिंक उतने सारे लोग पहले फार्मिंग सोचते हैं। सब लोग सोचते हैं कि पिछले 47 ईयर्स से आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जी। 11 साल की उम्र में सर आपने अपना पहला पेड़ लगाया था, मैं आपका ऑनलाइन पढ़ रहा था। जी जी। डे 1 से आपका एग्रीकल्चर के प्रति, फॉरेस्ट्री के प्रति ये इमोशन कनेक्ट था। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? आई थिंक मेरी एक टीचर थी, मिस विलियम्स, है ना, और मेरी नानी जो हमारे घर पे रहती। माय फादर बीइंग इन द आर्मी, वो डेपुटेशन पे इधर उधर जाते रहते थे। सो मॉम डैड थोड़े बिजी रहते थे, तो माय ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, हम उनको झाई बोलते थे, तो वो आके हमारे साथ रही। तो उनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक था, खेती बाड़ी का बड़ा शौक था। वो खुरपी लेके हमेशा दिन रात, बिकॉज यू नो इन आर्मी वी यूज्ड टू हैव, इन दोज डेज वी यूज्ड टू गेट 2.5 एकर्स 2 एकर्स के बड़े बड़े ब्रिटिश बंगलोज, पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के MES बंगलोज होते थे। तो पुणे में हमारा जो बंगलो था, जब मैंने आंखें खोली और मैंने होश संभाला, तो मैंने उनको हमेशा खुरपी के साथ देखा। मैंने हमेशा उनको मटर की खेती और हरी मिर्च और फ्रेंच बीन्स और ये, तो बड़ा अच्छा लगता था। किचन में हमेशा हमारी किचन गार्डन से ही आता था। सो जैसा संस्कार पड़ता है, जैसे आपका इकोसिस्टम होता है, वैसे आप बन जाते हैं। सो धीरे धीरे नानी ने भी समझाया, मेरी टीचर्स ने भी समझाया कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू ब्रिंग बैक द शेड। क्योंकि उस ज़माने में ये नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं था।
क्लाइमेट मिटिगेशन का, क्लाइमेट चेंज का, ये कभी नहीं थी चीज़ें। लेकिन पहले ये ज़रूर होता था, जैसे नानी हमेशा बोलती थी कि छाया पे काम करो, छाया पे, शेड पे, है ना। अगर छाया होगी तो गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं है। छाया की कमी ही गर्मी है, छाया की कमी गर्मी है। अगर छाया है तो फिर गर्मी नहीं है। वही आज ग्लोबल वार्मिंग बन गया है। वही ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हुई, जैसे जैसे छाया कम हुई, शहर गर्म होते गए, गांव गर्म होते गए। तालाब भी क्यों गायब हुए? क्योंकि तालाबों के आसपास से पेड़ चले गए, छाया चली गई, है ना। एक रिवर को भी रिवाइव करना है तो उसको वेजिटेशन देनी पड़ेगी। रिवर के सामने खड़े होके आरती करने से या प्लास्टिक उठाने से नदी रिवाइवल नहीं होती। आप चाहे जितनी मर्जी पूजाएं कर लो, आप चाहे अगले 1000 साल उसकी पूजा कर लो, तो भी वो कुछ नहीं होगा उसका। द रियल थिंग हैज़ टू बी डन ना। अगर आपको रिवर भी रिवाइव करनी है तो आपको वेजिटेशन की ज़रूरत है। सो हमने तो बचपन से ये सीखा। तो हज़ारों चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो वनस्पति चेतना है। वनस्पति मतलब वेजिटेशन, ठीक है। सो वो परमानेंट वेजिटेशन भी हो सकती है, टेम्परेरी वेजिटेशन भी हो सकती है, वो वेजिटेबल फार्मिंग भी हो सकती है, किसी भी तरह की भी। जैसे नानी हमेशा कहते हैं जड़ और पत्तों पे काम करो। तो जड़ मिट्टी को रिवाइव करेगा, पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से हम जिंदा है। आज मैं और आप आज इस पॉडकास्ट पे बात कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज पत्तों में क्लोरोफिल है। वेरी नाइस। पत्ता ही परमात्मा है, पत्ता ही परमात्मा है। सो सिंपल। सो ये चीज़ तो हमने 11 साल की उम्र में सीखी, तो उसके बाद कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद तो जो भी सीखा वो बोनस था, क्योंकि आप अल्टीमेट ट्रुथ समझ लेते हो ना। तो नानी ने भी और टीचर ने भी बड़े प्रेम से यही कहा, तुमको जो ज़िंदगी में बनना है। माई डैड बीइंग एन आर्मी डॉक्टर, सो ही वांटेड मी टू बी इन द आर्मी एंड टू बी अ डॉक्टर। सो ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा, यू नो we need, the planet also needs people who can work full time for it. So मैंने कहा मैं क्या करूं फिर, मतलब ये तो गार्डनिंग वाली बात हो गई कि मैं एज ए, सो मैनी पीपल यूज टू एंड स्टिल कॉल मी द रोड साइड गार्डनर। एंड अगर मेरे को भी आप पूछें तो एक शब्द में कि आप क्या हैं, तो मैं कहूँगा मैं गार्डनर हूँ। हाँ, गार्डनर जब मैं खेत पे काम करता हूँ, जब मैं रूफटॉप पे काम करता हूँ तो मैं रूफटॉप गार्डनर हूँ। जब मैं फार्म पे काम करता हूँ मैं फार्मिंग गार्डनर हूँ। आप उसको फार्मर बोल देते हैं। जब मैं बड़े बड़े जंगल लगाता हूँ तो मैं फिर फॉरेस्टर फार्मर गार्डनर हूँ। सो अल्टीमेटली गार्डनिंग है जो बेसिक चीज़ है, प्रिंसिपल वो गार्डनिंग ही है ना। तो आपको अगर बायोडाइवर्सिटी समझ आती है, वाइल्ड लाइफ समझ आती है, इंसेक्ट समझ आते हैं, पॉलिनेटर समझ आते हैं, बर्ड समझ आते हैं, आपको सॉइल की केमिस्ट्री समझ आती है, आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ लाइफ। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बाकी तो पैसा तो मैंने देखा है कि इतना तो मिल ही जाता है कि आप कंफर्टेबल लाइफ लीड करें, है ना। हाँ ठीक है, लग्जरी नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, करना भी क्या है उसका। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, गार्डनिंग, दीज आर ब्यूटिफुल वेज ऑफ लिविंग। मैं अर्निंग नहीं मैं बोलूँगा, अर्न तो हो ही जाएगा, अर्न तो कर ही लोगे। बढ़िया नर्सरी आप अगर खोल लोगे उसमें लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, है ना। यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो कमाने की बात नहीं है, जीने की बात है। इट्स नॉट अबाउट लाइवलीहुड, इट्स अबाउट लाइफ। कैन आई आस्क यू कि ये जो आप इतना सोशल करते हैं, आपका कंपनी भी नॉन प्रॉफिट है, हाँ, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हैं। ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी थॉट प्रोसेस सर, हमेशा हमें एस्पिरेशन होता है कि कुछ करना है, एंड उसका सक्सेस हम हमेशा डिफाइन करते हैं विद मनी। ये हमारा नेचुरल मेंटल बिल्डअप है, बिल्डअप है, राइट। तो जो भी लोग सोशल काम भी करना चाहें तो वो शायद ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अगर उनको दिखे कि इसमें पैसे कमाने का मौका है, अच्छा लाइफस्टाइल जीने का मौका है। हेल्थ डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है सर, बट क्या मैं शायद अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीद पाऊंगा, बड़ा वाला बंगला? क्या मैं एक अच्छी गाड़ी खरीद पाऊंगा ये सोशल काम करके, पेड़ लगा के? क्या ये एस्पिरेशंस पूरे हो सकते हैं? नहीं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप हेल्दी रहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि बस इतना हो जाता है कि फिर भाई पेड़ लगाने से कोई वेल्दी होगा, लग्जूरियस लाइफ, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो। जब तक वो 100% कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के और उसमें कोई बिजनेस करना चाहे, एज फार एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न, नॉन प्रॉफिट इज कंसर्न, आई हैव नेवर सीन इट हैपन अराउंड मी।
एंड इट हैज़ नेवर हैपेंड टू मी. सो मेरी लाइवलीहुड टीचिंग से भी है. बहुत लोग वैसे हैं बिकॉज वी सर्वाइव ऑन डोनेशंस, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और उनकी भी हेल्थ इम्प्रूव हुई है. सो वेल्थ इज़ अ वेरी वेरी रिलेटिव टर्म 100%. कंफर्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रिलेटिव ना, है ना. अब जैसे ठीक है, मुझे गाड़ियों का शौक़ नहीं है, मुझे मोटरसाइकिल्स का है. मैं पूरा इंडिया मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, काम करता हूँ. आई एन्जॉय इट. आई हैव अ 1 room हाउस. आई एम वेरी हैप्पी विद इट. आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली, वाइफ, डॉटर. दे लेट मी डू व्हाट आई डू. आई एम वेरी हैप्पी. माई पेरेंट्स, ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक ठीक है. दे आर ऑल्सो एजिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी. सो इट डिपेंड्स. अगर आप, जैसे आपने अभी वर्ड्स यूज़ किए एस्पिरेशनल, मैं अपने पेरेंट्स को बड़ा बंगलो, यू कैन, आई डोंट थिंक सो. That brings me to the topic that there has to be a greater understanding of life. Do your parents really need that kind of a thing? Or are they under pressure कि हम relatives को दिखाना चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए हमारे को बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा. शर्मा जी का लड़का जो कहता है ना, जो हाँ, अगर उनको वैसे ही वाकई बिठा के पूछो तो उसे कहा, अरे मेरा बच्चा खुश है, मेरा बच्चा हेल्दी है, मेरा बच्चा बड़ा अपने काम में मस्त रहता है. उनको नहीं चाहिए कुछ. दे आर वेरी हैप्पी दैट वे. लेकिन क्योंकि पड़ोसियों को दिखाना है, सो उसका तो कोई अंत ही नहीं है. आप अभी 2 bedroom का खरीद के दोगे, फिर एक दिन आपको 4 bedroom खरीदना पड़ेगा, एक दिन आपको 6 bedroom खरीदना पड़ेगा. अभी आप 40 लाख की गाड़ी खरीद के दोगे, फिर 80 लाख की गाड़ी उसका तो कोई अंत ही नहीं है. उसका तो कोई अंत ही नहीं है. उसका इट्स अ बॉटमलेस पिट है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. लेकिन ये है कि हाँ, जितना जिंदगी को जीने के लिए चाहिए, नेचर गिव्स यू. सो इफ यू आर अ गुड गार्डनर, गुड फॉरेस्टर, गुड एग्रीकल्चरिस्ट, ऑनेस्ट फार्मर, life will give you so much that you'll be a very happy and healthy person. And that is what success is all about. आपकी relationships भी टॉक्सिक नहीं होंगी, है ना. आपकी सोच भी टॉक्सिक नहीं होगी. आप जो काम कर रहे हो वो भी टॉक्सिक नहीं है. तो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी नहीं होगी. तो अगर टॉक्सिसिटी नहीं है तो स्ट्रेस कम होगा. स्ट्रेस कम होगा तो आप खुश रहेंगे. नहीं सर, आपसे मिल के ही फ्रॉम द मोमेंट आई मेट यू एक पॉजिटिविटी आता है. मतलब आप जेन्युइनली खुश फील करते हैं. टच वुड ऑन दैट. एंड वो वाइब्स दूसरे को भी पहुंचता है. मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ. वो फील होता है कि आप आपस में बैठे हैं. लाइट गया 2 बार, मैं तो पैनिक भी किया. आप एकदम आराम से थे, खुश थे, स्माइल कर रहे थे. एंड आई थिंक आपका लाइफस्टाइल, आपका बैकग्राउंड उसमें रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली. हाँ, खुले आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे ज़मीन पे काम करो तो बाकी ये जब कमरों के अंदर, दीवारों के अंदर आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं लगती. वहाँ तो बहुत कुछ होता है. वहाँ तो सांप भी निकलता है, वहाँ तो बिच्छू भी निकलता है, वहाँ तो फ्लड भी आता है, वहाँ तूफान भी आता है, वहाँ हवा भी चलती है, वहाँ ठंड भी बढ़ती है, वहाँ गर्मी भी होती है, वहाँ क्लाउड बर्स्ट भी होता है. वहाँ तो आप इतनी इतनी चीज़ें देखते हो और फिर भी आपको मुस्कुराना पड़ता है. और क्यों? क्योंकि आपका जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल डिलीवरी है, वो इतनी खूबसूरत होती है ना. तो ये दीवारों के बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये तो बहुत माइनर है. और आप जो हम लोग वेल्थ को डिफाइन करते हैं, आपका तो असली वेल्थ है कि 4 लाख लोग और 6,50,000 60,000 एकड़ हेक्टेयर जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं. देखो, मैं आपको एक बात बताऊं. लोग कहते हैं, और ये जी आपने पेड़ लगाए, आपने ये किया. भाई वो सक्सेस नहीं है. हमारा असली सक्सेस ये है, इतना अच्छा लगता है जब हम बस स्टैंड पे, रेलवे पे, कहीं पब्लिक प्लेस पे, एयरपोर्ट पे मैं बैठा होता हूँ एंड सडनली इज वन लेडी कम्स रनिंग फ्रॉम देयर, यू नो, अरे सर मैंने अपनी पूरी बालकनी में सारे वेजिटेबल्स लगा दिए, है ना. इतना अच्छा लगता है. मैं वॉशरूम में खड़ा होता हूँ, वहाँ से लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि अरे सर हमने वहाँ, हमारा जो फैक्ट्री का जो बैकयार्ड था उसमें हमने पूरे, आपने वो जैसे कहा था नीम लगाने हैं, पीपल लगाने हैं, हमने सारे लगा दिए. व्हाट पीपल आर डूइंग, दैट इज़ द रियल इम्पैक्ट. वो असली इम्पैक्ट है. एक जो बहुत ज़रूरी विषय है, जो आई थिंक आपका मेजर कंसर्न हमेशा डे 1 से रहा है, पानी सर, जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बात करते हैं. एक स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था ऑनलाइन कि हर 6 सेकंड
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ऑफ द साइज ऑफ 1 फुटबॉल फील्ड। मतलब मैं तो सुन के मेरा होश उड़ गया। यस, दैट्स ट्रू। एंड सर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस डिफॉरेस्टेशन से, लोग समझ नहीं रहे हैं। कृषि में आपको क्या चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, कितना भी टेक्नोलॉजी लगा लो, इस दोनों के बिना तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक। एक ओर पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, दूसरी ओर पर एग्रीकल्चर उतना ही ज़्यादा आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग कॉज भी करता है। डिपेंड्स हाउ यू डू इट, है ना? एग्जैक्टली, आप इनपुट, अगेन द वर्ड इज इनपुट। अगर इनपुट आपका केमिकल्स का है तो वही केमिकल्स लीच होके आपके ग्राउंड वाटर में जाते हैं, इट अपसेट्स एवरीथिंग, है ना? बीमारियां फैलती हैं, सब कुछ होता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है। अगर आप पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो आपके पॉलिनेटर्स इफेक्ट होते हैं, पॉलिनेटर्स इफेक्ट होते हैं, आपके बर्ड्स इफेक्ट, पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। तो जो नेचर ने इवॉल्व किया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर विल बी अफेक्टेड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। भाई एग्रीकल्चर जो होता है ना, यूजुअली हमने जो देखा है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, आइडियली बिटवीन टेम्परेचर्स बिटवीन 30 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज ठीक होता है, ठीक है? द मोमेंट द आपका थर्मोमीटर, बैरोमीटर, आपके टेम्परेचर्स दे गो अबव 40, थिंग्स स्टार्ट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी ना बनी नहीं है उस चीज़ के लिए, प्लांट लाइफ भी नहीं बनी है, ठीक है? डेजर्ट में वो अलग है, फिर वो सक्यूलेंट्स हैं, कैक्टाई है, थॉर्नी बुशेस हैं, वो अलग इकोसिस्टम है। लेकिन जो नॉर्मल है, अगर इतनी चेंजेस आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझने की बात है। बहुत लोग कहते हैं अरे क्या होता है 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर से क्या होता है। सर 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर की बात नहीं है, जो आपका जो स्पर्ट्स आ रहे हैं ना, 10 डिग्री ऊपर जाना, फिर सडनली नीचे आना, फिर 6 डिग्री ऊपर जाना, फिर हम तो एवरेज मीन ले रहे हैं ना उसका। हम तो 1 डिग्री जब कह रहे हैं या 1.5 डिग्री कह रहे हो, वो तो एवरेज मीन ले रहे हो। अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है वो। अब अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। हम छोटी सी बात है, हम तो सब्जियों में देख रहे हैं, हम सीडिंग में देख रहे हैं, फ्रूटिंग में देख रहे हैं, फ्लावरिंग में देख रहे हैं, पूरे पैटर्न्स हिल गए हैं, पूरे पैटर्न्स हिल गए हैं। बारिश कहीं देखिए सर। दिस इज क्लाइमेट चेंज एंड दिस इज व्हाट इज अफेक्टिंग। लेकिन हाँ, अब जैसे कई ऐसी जगह हैं जो जंगलात एरिया हैं, अच्छे खासे फॉरेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर वो थोड़ी बहुत जो फार्मिंग होती है वो प्रिटी हेल्दी फार्मिंग है। उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, और भी कई ऐसी जगह है, प्रिटी हेल्दी फार्मिंग है वहाँ। लेकिन जो जैसे जैसे आप प्लेन्स में आते हैं, जहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा है, प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है, वहाँ पर हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, आपके जर्मिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन, आपका हार्वेस्ट तक टेम्परेचर बेस्ड होता है। टेम्परेचर, है ना? कहते हैं ना, आपने खरीफ क्रॉप लगाई, राबी क्रॉप के क्या है, इट इज़ टेम्परेचर ही तो है। समर, मानसून, विंटर, क्या फ़र्क है? टेम्परेचर का ही तो फ़र्क है। तो टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ करना और ह्यूमन एक्टिविटी इंड्यूस्ड टेम्परेचर, जो वो पूरी ईसीजी खराब हो रही है अर्थ की, है ना, तो वो बहुत डेंजरस है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इफेक्टिंग एग्रीकल्चर। अब फिर क्या होता है, फिर उसके अंदर हम ज़बरदस्ती टेक डालते हैं, ज़बरदस्ती हमको फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रीन हाउसेज हैं, पॉली हाउसेज हैं, ठीक है, इट्स ओके, बहुत सारा एग्रीकल्चर हो रहा है। आप स्पेन में चले जाइए, वहाँ सारा टोमेटो कल्चर, आपका एग्रीकल्चर वहीं, हार्वेस्ट वहीं होता है, पूरा दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन कितना कंट्रोल करोगे आप? टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे हो आप, न्यूट्रिएंट्स भी कंट्रोल कर रहे हो आप, पानी का भी कंट्रोल कर रहे हो आप, आउटपुट भी कंट्रोल कर रहे हो। कितना कितना दिमाग लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों में, और कितना स्ट्रेस क्रिएट करो। एंड कैन द कॉमन मैन डू इट? कैन द पुअर फार्मर डू इट? ही कांट डू इट। सो ही इज़ गोइंग टू सफ़र द मोस्ट। जो अमीर फार्मर है, जो रिच फार्मर है, उसके पास तो रिसोर्सेज हैं, उसके पास तो पैसा है, वो तो सब कर लेगा, वो तो पॉली हाउस भी बना लेगा, वो ग्रीन हाउसेज भी बना लेगा। मैं अभी गया था नारकंडा, नालढेरा, ये इस साइड पे अपर हिमाचल प्रदेश में, वो लोग देवदार के जंगल काट काट के सेब की खेती कर रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर उन्होंने वहाँ पे पॉली हाउसेज लगाए हैं, तो पॉली हाउस के अंदर सेब लगा रहे हैं।
नहीं तो अदरवाइज तो सेब तो पीच है, एप्रिकॉट्स है, ये तो अपना नॉर्मल उगते थे वहाँ खुला पे, में उगता है, यस। है ना। तो लेकिन अब उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कम्स एट अ कॉस्ट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फ्री तो होगा नहीं। तो ये है सारा खेल, ये है। और टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इज अ बिग फैक्टर हमारे लिए, हमारी डिजीजेस के लिए, हमारी फार्मिंग के लिए, हमारी ग्राउंड वाटर फॉरेस्ट के लिए, पानी के लिए, एवरीथिंग। आज जो ये दिल्ली में इस समय, दिल्ली में इस समय जो फ्लू चल रहा है, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल राइज इन एवरेज टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर्स, डे टेम्परेचर्स, जो एवरेज मीन है वो बढ़ गया है। दैट इज़ वाई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रही हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपके वाटर बोर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं, एमियोबाइसिस ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉलरा है, आपका टाइफॉइड है, आपका वो बढ़ते जा रहे हैं। कितने केसेस दिल्ली में इस वक्त हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं, क्यों? एवरेज आपका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन थिंग दैट वील हैव टू रियली, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड विल। हम सोचते हैं वो ये वॉर्स करके और बैलिस्टिक मिसाइल्स इधर उधर छोड़ के और साइबर वॉर्स करके, दैट इज़ नॉट द फ्यूचर. The future is going to be, we better pull up our pants and pull up our socks and literally get down to thinking 192 countries को कि भैया ये टेम्परेचर का क्या करना है, because this is going to kill everybody. ग्लोबल वार्मिंग सर, आई थिंक इस पॉइंट तक लोग को समझ आ जाना चाहिए कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं किसानों से बात करता हूँ तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, कुछ ऑब्वियस आंसर्स हैं कि केमिकल यूज़ नहीं करो, सस्टेनेबली करो, सॉइल का ध्यान रखो, बट अगर एक किसान और सस्टेनेबल तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए खेती करना चाहता है, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? अपने गांव में पहले बात तो छाया लेकर आओ, अपने गली मोहल्ले में छाया लेकर आओ, अपने कुएं के आसपास छाया लेके आओ, अपने तालाब के आसपास छाया लेके आओ। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने खेत के अंदर छाया लेके आओ, नहीं, पर मेड़ों पे तो छाया ले आ सकते हो। मेड़ों पे तो आप, चलो आपको लगता है कि दूसरे पेड़ लगाने से छाया पड़ती है तो हमारा हार्वेस्ट की वो कम हो जाती है, खपत कम, तो आप आंवला लगा लीजिए। आंवला की शेड जो है उसके नीचे तो सब्जियां भी बड़े आराम से हो जाती हैं। आंवला की अपनी आपको प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। आप नींबू लगा लीजिए, आप ऐसे और छोटे साइज़ के पौधे लगा लीजिए जिसकी शेड बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो करने को तो सब कुछ हो सकता है। तो ट्री फार्मिंग अलॉन्ग विद कन्वेंशनल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री जो हम कहते हैं, हाँ, आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी कीजिए, पेड़ों का साथ रखिए अपना। अगर पेड़ हैं तो उस पर पक्षी बैठेंगे तो आपका वो जो बायो रेमिडिएशन होता है कि कीटनाशक जो है आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, हार्मफुल पैरासाइट्स हैं, तो वो बर्ड्स हैं ना, बर्ड्स करेंगे। तो बचपन में एक बार लोकस का वो ईस्ट अफ्रीका से एक पूरा वेव आई थी पंजाब के क्रॉप्स पे। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो मैंने खुद अपने आंखों से देखी थी चीज़। नानी ने हमें दिखाई कि ये देखो, जिन जिन खेतों पे पेड़ थे आसपास, वहाँ लोकस का इम्पैक्ट बहुत मिनिमम था। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्ड्स थी एंड बर्ड्स हैड अ पार्टी। लोकस आए, वो तो सारी बर्ड्स फ्लू अप एंड सब ने अपना अपना खा लिया, इंस्टेंट फूड लिया अपना, ठीक है। तो लोकस ने भी अपना तरीका बदला और आगे बढ़ गए। क्या ये एग्रो फॉरेस्ट्री और ट्री फार्मिंग एक कन्वेंशनल किसान के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है? होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। समझाइए थोड़ा सा। क्यों? आप, ठीक है, आपने कोई क्रॉप लगाई, चाहे पोटैटो क्रॉप है, टोमेटो क्रॉप है, आपके वेजिटेबल क्रॉप है, आपने चलो शुगर केन फार्मिंग की, आपने जो भी किया, क्यों? आप अपने मेड़ों पे आप पॉपुलर फार्मिंग भी कर सकते हैं। पहले ज़माने में यूकलिप्टस बड़ा पॉपुलर था, सफ़ेदे का पेड़ जो था, तो वो लोग अपना 6 साल 8 साल उगा के फिर उसको मंडी में बेच देते थे। तो आपके बहुत सारे लोन्स पे ऑफ हो जाते थे, आप लोगों के काफ़ी ऊपर के खर्चे निकल आते थे। लोगों को तो गांव में पहले ये होता था कि मैं ये 20 पेड़ बेचूंगा, अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, ये मैं इधर के 100 पेड़ बेचूंगा, मैं अपने बच्चे को बड़े कॉलेज में पढ़ा दूंगा। ऐसे कैलकुलेशंस होती थी पहले। फार्मर लगाते ही उसी हिसाब से कि ये 2 रो मैं बेचूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मैं 2 रो बेचूंगा मेरे ट्रैक्टर का वो ख़त्म हो जाएगा, ये 2 रो मैं पॉपुलर की मैं कटवा के मंडी में बेच दूंगा तो मेरे उसकी शादी हो जाएगी। ऐसे प्लानिंग होती थी पहले। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड रेगुलर फार्मिंग, इट शुड गो हैंड इन हैंड। यू कैंट पुट ऑल योर
थिंग्स इन वन बास्केट, यू नो, यू कैन, ये तो रिस्क मैनेजमेंट है एक तरीके से। इसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये फार्मिंग के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट है। आप थोड़ा सा ये भी लगाइए, थोड़ा हॉर्टिकल्चर भी लगाइए, थोड़ा फ्रूट्स भी लगाइए, मल्टी क्रॉपिंग कीजिए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री तो एक वर्ड है, वो तो एक शब्द है ना, लेकिन ये तो ट्रेडिशनल विजडम है। पहले तो लोग करते थे, आम के बगीचे भी लगाते थे, लीचे के बगीचे भी लगाते थे, आम के बगीचों में नीचे हल्दी उगाते थे क्योंकि वो शेड क्रॉप है। तो आम उगे ना उगे, निकले ना निकले, आप खा पाओ ना खाओ, आप हल्दी में ही इतने पैसे कमा जाते थे। तो थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा तो अवेयरनेस रखनी पड़ती है, थोड़ा सीखना पड़ता है। सो वहाँ मैं कहता हूँ, जब मैं बच्चों को कहता हूँ, यूथ को कहता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें, जाओ अलग अलग घाट घाट का पानी पियो, जाओ जाओ अलग अलग गांव में देखो किसान कैसे काम करते हैं, वो रीजन में काम कैसे हो रहा है, वो रीजन में काम कैसे हो रहा है, तो उसका समन्वय है ना। फिर उसकी समरी बनाओ, अच्छा वो ऐसे 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 ऐसे, मेरी जो ज़मीन है वो ऐसे ऐसे ऐसे, मैं अगर ऐसे ऐसे करूँगा तो मुझे इतना 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 मुझे मिल सकता है। सो ऑब्जर्वेशन, अगेन एक्सपीरियंस, हाँ, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड डोंट जंप इनटू फार्मिंग इमीडिएटली, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपना जो काम करें, देखो जेब में ना पैसा होता है ना तो सिक्योर लगते हो। सो डोंट लूज योर जॉब, डोंट गिव अप ऑन योर सैलरी, डोंट गिव अप ऑन ऑलरेडी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पर साथ में थोड़ी फार्मिंग प्रैक्टिस करो, एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग। उसमें पैसे नहीं भी बनाओगे, एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग गुड टू ईट, यू विल बी एबल टू गिव दैट वेजिटेबल टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। हम लोग ऐसे करते हैं, हम अपने पूरे स्टाफ को देते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, हम बांटते ही रहते हैं। हमने कोई बिजनेस नहीं बनाया फार्मिंग का, लेकिन फार्मिंग हम करके हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं कि आप अपनी सॉइल रेमेडिएशन कैसे करोगे। एक प्रॉफिट रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसा नहीं देखना चाहिए। आई थिंक वो गलतियाँ काफ़ी यंगस्टर आज कर रहे हैं, इतना डालो इतना वापस मिल जाएगा इमीडिएटली। बिकॉज दिस इज नॉट शेयर मार्केट ना। आप ये नहीं कह सकते म्यूचुअल फंड में आप करो तो एवरेज आपको 10 to 12% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो लार्ज ग्रोथ फंड, मिड कैप फंड, भैया ये लिविंग फॉर्म है, ये जीता जागती चीज़ है, इसमें ज़िंदगी है। यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, सो लाइफ कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, आप उसको एक्सेल शीट पे नहीं डाल सकते आप। लाइफ हैज़ इट्स ओन डायनामिज्म, लाइफ हैज़ इट्स ओन एल्गोरिदम, वो अपनी एल्गोरिदम से चलेगी, वो आपकी एल्गोरिदम से नहीं चलेगी, आपके दिमाग के एल्गोरिदम से नहीं चलती ज़िंदगी, है ना। वो ज़िंदगी है, सॉइल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने हिसाब से चलती है। केमिकल डाल के आप सॉइल को ठीक नहीं कर सकते, सॉइल जड़ों से ठीक होती है। सॉइल, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फंजाई है, जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन, वो ठीक करते हैं, वो बनाते हैं सॉइल को। इट्स अ लिविंग थिंग। सो आप टॉक्सिन्स डाल के, जहर डाल के उसमें उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करो, हो जाएगा 2-3 महीने क्विक रिजल्ट के लिए आपको मिल जाएगा, बट अदरवाइज तो वो पूरी प्लास्टिक हो जाएगी। वापस सर मैं एक एग्रो फॉरेस्ट्री पे आना चाहता हूँ। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो होगा कि जो आपका वाटर रन ऑफ होता है, वाटर वेस्टेज, वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री से एक प्रकार से जी बिल्कुल बच सकता है। यस, बड़ा पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने रीजन, अपने मिट्टी के हिसाब से वहाँ का पेड़ चूज करो। जी, ये इस पे थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे के किसान अगर पेड़ लगाना चाहते हैं अपने खेत पे, कौन सा पेड़ चुने वो? पहली बात तो मैं तो कहूँगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो सीधा ही कहूँगा फ्रूटिंग ट्रीज करो, है ना। जो आपके ज़िले में, जो आपके कस्बे में, जो आपके गांव के आसपास जो चीज़ उगती है वो उगाओ। वाई डू यू हैव टू स्ट्रगल? अब जैसे बहुत लोग, मज़ेदार लोग हैं, रुड़की से, ये जयपुर से, आगरा से, इटावा, मैनपुरी से लोग आके जी सेब की खेती करनी। मैं कहा भाई ये कश्मीर थोड़ा ना है, तुम सेब की खेती कैसे कर सकते हो? नहीं जी, हम चेरी की, स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे, हम आड़ू की खेती करेंगे। ओ भाई, तुम्हारे यहाँ पे आम की खेती हो सकती है, तुम आम की खेती करो। जो चीज़ हो सकती है वो करो ना। देखो इंसान कैसा है ना, इंसान इतनी खुरापात होती है उसमें कि ना, जो चीज़ श्रीनगर में उग रही है, जो जम्मू कश्मीर में उग रही है, वो मेरे को इटावा में उगानी है, वो मेरे को मेरठ में उगानी है। ये तो खुरापात है, ये कोई विजडम थोड़ा ना है भाई। जो चीज़, भाई इकोसिस्टम नाम की भी तो कोई चीज़ है, टेम्परेचर भी कोई चीज़ होती है, हवा पानी भी कोई चीज़ होती है। जो चीज़ जहाँ उगती है वहाँ होगा। अच्छा, बहुत नहीं, हम वहाँ से ऐसे ही वो लाए थे, हम ऐसा सीड लेके आए थे, हमने ऐसा
वो स्टेम कटिंग लेकर आए थे, हमने उगाया, ये देखो जी एक सेब हो गया। आप क्यों टिश्यू कल्चर की बात करते हो भाई? आप क्यों इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मोसेंटो के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की बात करते हो, जब देसी सीड से देसी सब्जी उग सकती है, देसी खेती हो सकती है, देसी धनिया उग सकता है, देसी खुशबूदार धनिया उग सकता है, देसी टमाटर जो फर्स्ट क्लास कढ़ाई में इतना बढ़िया वो आपको पूरी करी बना के देता है, इतनी अच्छी तरह फ्राई हो जाता है। एक हाइब्रिड टमाटर आप डालो वो गलेगा भी नहीं, आपको 2-2 सीटियाँ 3-3 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, उसके अंदर स्टीमिंग करनी पड़ती है कुकर के अंदर, आपको दिख भी रहा है, लेकिन बस वही है क्योंकि पड़ोसी ऐसा कर रहा है। वी गेट सो टेकन इन बाय व्हाट द सोसाइटी इज डूइंग, व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग, व्हाट द नेबर्स आर डूइंग। हम वहाँ मैं कहता हूँ अवेयरनेस, सोचो तो सही तुम कर क्या रहे हो और किसको दिखाने के लिए कर रहे हो। भाई साहब जब आप हॉस्पिटल में होगे ना, इनमें से जिनको दिखाने के लिए आप करो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपका बिल पे करने के लिए, कोई नहीं आएगा आपकी सेवा करने के लिए। जब आप भी अपने घर में भी आप बीमार पड़े होगे ना, इनमें से कोई नहीं आएगा। जिनके लिए आपने ज़िंदगी जी, जिनके लिए आपने अपनी सॉइल ख़राब की, जिनको दिखाने के लिए आपने अपना हार्वेस्ट ख़राब किया, कोई भी नहीं आएगा आपका। अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो बी रिस्पॉन्सिबल, डू रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग, सो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर अ हैप्पी पर्सन कि नहीं मैंने जितना किया थोड़ा किया, लेकिन एटलीस्ट देयर इज सब कुछ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एथिक्स भी तो होती हैं फार्मिंग में। आई थिंक दैट इज़ लैकिंग थ्रू आउट द कंट्री। बहुत कम फार्मर्स हैं, ठीक है, पालेकर साहब हैं, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, तो वो हैं, और भी बहुत लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं नेचुरल फार्मिंग में जो हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हैं, प्राकृतिक खेती में हैं। बहुत लोगों को पद्मश्री मिला है, बहुत प्यारा काम किया उन्होंने, लेकिन होता क्या है वो परसेंटेज बहुत छोटी है, 0.0001% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी है। हमने उस परसेंटेज को बस बढ़ाना है एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। आप डिमांड क्रिएट करो, सप्लायर अपने आप आ जाएगा। आप डिमांड क्रिएट करो कि मेरे को नहीं खाना, मुझे केमिकल फ्री ही चाहिए, सर आपको केमिकल फ्री देने वाले 10 लोग प्रकट हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। और एजुकेशन में अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलता हूँ, एजुकेशन, बच्चों को अगर एजुकेशन दी है, उनको वेजिटेबल्स के बारे में बताओ, उनको सॉइल के बारे में बताओ, छोटे बच्चों को खेत पे लेके जाओ। हम तो खेत पे लेके ही नहीं जाते, हम तो सिर्फ मॉल में लेके जाते हैं उनको, है ना। उनको दिखाओ पॉन्ड क्या होता है। कई बच्चों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं है, उनको गोट और शीप में फ़र्क नहीं मालूम। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, गोबर से घिन लगता है, हाँ, उनको पता ही नहीं है ना। और गोबर तो एक ऐसी चीज़ है, अब आपने बात ही करी है तो मैं ये भी कह दूं, मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ गोबर को बड़ा सीरियसली लो, क्योंकि गोबर की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। गोबर के बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो लॉग्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, गोबर से आप पूरी कंपनीज क्रिएट कर सकते हो। मैं जानता हूँ राजस्थान में मैं 2 कंपनीज को जानता हूँ, महाराष्ट्र में एक को जानता हूँ, दे आर डूइंग अबाउट 8 to 10 crores अ ईयर, दे आर डूइंग टर्नओवर, और इनपुट कॉस्ट बिल्कुल बेयर मिनिमम है उनका, and they are doing such a profitable. So there is so much scope in agriculture, there is so much scope in livestock management, in agriculture. और ये वाली बात एक आपने बीच में कही थी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग आर यू डूइंग। अगर आप केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं, येस डेफिनेटली इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, देन इट बिकम्स अ कार्बन सिंक, देन वो कार्बन को एब्जॉर्ब करके सॉइल में स्टोर करता है। सो इफ़ यू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इकोसिस्टम के लिए सबसे हेल्दी चीज़ होती है। बीच में सर हमने मतलब इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं, बैम्बू फार्मिंग के बारे में बात किया था। मैंने बैम्बू फार्मिंग पे 1-2 वीडियो भी किया था एंड उस पर काफ़ी लोग का रिस्पॉन्स आया कि बैम्बू ऑक्सीजन दूसरे पेड़ों से ज़्यादा देता है, इसमें कार्बन सेक्वेस्ट्रिंग बेनिफिट्स होते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है विद बैम्बू फार्मिंग, ये बेनिफिट्स एक्चुअली आते हैं? सर इसलिए बैम्बू फार्मिंग मत करो कि ऑक्सीजन ज़्यादा देता है।
अब जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं पीपल आप इसलिए लगाते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है 24/7। पहली बात तो ये समझ लो, दुनिया में कोई भी पत्ता है वो ऑक्सीजन देता है। परमात्मा ने जितना भी, चाहे वो घास बनाया, चाहे बैम्बू बनाया, चाहे पेड़ बनाया, चाहे पीपल बनाया, चाहे आम का पेड़, लीची का पेड़, कुछ भी हो, वो ऑक्सीजन देता है। कम ज़्यादा के चक्रों में मत पड़ो, उसकी क्वांटिफिकेशन मत करो। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाउ मच एनर्जी डू वी स्पेंड ट्राइंग टू कैलकुलेट कि किसका कितना। अच्छा, आपको पता भी चल गया कि हाँ भी इससे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, इससे कम ऑक्सीजन निकलता है, क्या कर लोगे आप? क्या कर ज़्यादा सकते ऑक्सीजन वाला ज़्यादा डालूंगा हैं? ज़्यादा ऑक्सीजन जो देता है वो ज़्यादा डालेंगे हम। नहीं, ज़्यादा डालूंगा, फिर आप कहोगे इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं आता। भाई मार्केट ऑक्सीजन के हिसाब से तो नहीं लेती ना, मार्केट तो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से लेती है ना। यस, बैम्बू इट्स अ क्विक ग्रोइंग थिंग। अगर क्विक ग्रोइंग है तो इसका मतलब ग्रीन सरफेस एरिया ज़्यादा है, ग्रीन सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्लोरोफिल ज़्यादा है, क्लोरोफिल ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। पीपल इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन दे पाता है क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ लीव्स हैं। उसका जो सोलर पैनल है, लीफ इज़ अ सोलर पैनल, है ना, तो वो जो सोलर पैनल्स हैं वो उसका सरफेस एरिया बड़ा है ना। जो अकेशिया होगा उसका छोटा होगा, बबूल का छोटा होगा, फिर शहतूत का थोड़ा बड़ा होगा, जामुन का इतना बड़ा होगा, पीपल का इतना बड़ा होगा, बैनियन का शायद उससे भी बड़ा हो, गुलर का उससे भी, फाइकस स्पीसीज इसीलिए ज़्यादा लगाते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा शेड चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ के आप ये देखो कि आपके लिए क्या यूज़फुल है। अगर आप फ्रूटिंग ट्रीज लगाते हो तो फ्रूट का कुछ तो मिलेगा भाई, बहुत नहीं मिलेगा तो आपके पूरा खानदान खाएगा बैठ के, एटलीस्ट यू विल सेवर दोज फ्रूट्स, और वो भी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स। आपको भी पता है इस पर आपने कोई केमिकल इन्फेस्टेशन नहीं की है ना। तो आई थिंक ये जो मेजरमेंट्स है कि कितना कार्बन लेगा, कितना ऑक्सीजन फेंकेगा, ये बड़ी बचकानी चीज़ें हैं। हाँ, आई थिंक आई रिस्पेक्ट दैट। आप प्रैक्टिकली काम करो ना खेत में जाके, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो होगा। आप ये क्यों कह रहे हो क्योंकि उसने कहा इसलिए मैं उगा रहा हूँ? भाई आपकी ज़रूरत क्या है? अगर आपको जामुन अच्छे लगते हैं तो आप जामुन उगाओ, आपको आम अच्छे लगते हैं तो आप आम उगाओ, आपको नींबू पानी पीना अच्छा लगता है, विटामिन सी का सोर्स होता है तो आप नींबू उगाओ, वो तो बड़ा क्विक ग्रोथ होता है, 3 साल में आपको आना शुरू हो जाएगा। आपको आंवला का मुरब्बा बनाना है, आपको अचार, आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप आंवला बनाओ। आपको जो करना है आप करो ना। आप ये क्यों करते हो कि पता है ये क्यों होता है? क्योंकि आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है। अग्रीड। सिंपल चीज़, दैट इज़ वाई फिर आप देखा देखी में करते हो। सर देखा देखी में फार्मिंग नहीं होती भैया। आपका अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है फार्मिंग का? आपका फर्स्ट इंटेंशन ये होना चाहिए, आई वॉन्ट गुड फूड फॉर मी, माई फैमिली, माई विलेज, माई नेबरहुड, मेरे जो लव्ड वंस हैं मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊंगा, हेल्दी खाना खिलाऊंगा। जो सरप्लस होगा उसको मैं मार्केट में डालूंगा, कस्टमर्स को दूंगा, और उससे भी जो पॉकेट मनी मिलेगी वो मेरी स्ट्रेट जेब में जाएगी। दिस इज़ द वे फॉर अ फार्मर टू बिगिन हिज बिजनेस। पहले दिन से अभी फार्मिंग शुरू की नहीं, अभी आपने फावड़ा तक नहीं खरीदा, अभी आपके पास जमीन नहीं, कितना फायदा होगा? आप देखो, आप उसको बिजनेस की तरह करना चाहते। फार्मिंग इज अ ब्यूटिफुल हॉबी विच बिकम्स अ ब्यूटिफुल बिजनेस। अगर आप उसको बिजनेस की तरह शुरू करोगे, उस पर काम करोगे, आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत गलत है। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत गलत है। आप इट्स योर हेल्थ, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू डू इट फॉर योर ओन लाइफ। मैं तो इतना हैरान होता है यंगस्टर्स जब हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर पैसा कितना कमाएंगे। मैंने कहा बेटा आपके पास की बात नहीं है। फिर हाँ, कोई ये पूछे कैसे करना है, अंकल हमें ये बताइए कितनी ज़मीन में कितना करना है, कौन से मौसम में कौन सी सब्जी, चलो हाँ बैठो आ जाओ मैं समझाता हूँ। सीधा ही आके पूछेंगे कितना पैसा बनेगा। मैं कहा भैया अपने पापा को बोलो आपको दुकान खरीद दें, कोई ठेका खरीद लो, कोई पेट्रोल पंप खरीद लो, उसमें तुम्हें डेफिनेट आपको पता चल जाएगा क्या खरीद दो। फार्मिंग इज़ नॉट लाइक दैट। फार्मिंग इज़ अ वेरी नोबल थिंग, फार्मिंग इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग, फार्मिंग इज़ समथिंग वेरी रिलीजियस, फार्मिंग इज़ लाइफ गिविंग। सो एग्रीकल्चर को फार्मिंग, और हमारे देश में फार्मिंग बहुत ऐसे ही नहीं जय जवान जय किसान बोलते थे, ये बहुत सीक्रेट चीज़ होती थी। ऑफ लेट
द पॉलिटिकल नैरेटिव इज सच कि फार्मर बेचारा गरीब है, छोटा इंसान है। बट इट इज़ नॉट सो। यू गो टू डेवलप्ड कंट्रीज, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आया हूँ 15 days, मैं सिंगापुर में भी था, वहाँ भी they have a lot of respect. They have a lot of respect because the government gives them respect. The administration gives them respect. सब it all starts from. एक चीज़ अगर मैं समझाऊँ, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि बदलाव ऊपर से शुरू होता है, जब तक वहाँ पे बदलाव नहीं आएगा तब तक जमीन में इंडिविजुअल्स यस बदलाव लाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स फिर पॉकेट्स में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। अगर मैं भी चाहूँ भाई, मेरे आई थिंक आई शुड हैव क्रिएटेड अबाउट 10 to 20,000 फार्मर्स मैंने क्रिएट किए होंगे, मतलब अपने काम से, अपने मॉडल्स क्रिएट करने से आई थिंक 10,000 से ज़्यादा लोग फार्मिंग में चले गए। लेकिन अगर ऊपर से आता है तो पूरा देश चेंज होता है, ये फ़र्क होता है। सो व्हाट विल टेक मी मे बी अनदर सो मेनी डेकेड्स, इट कैन हैपन इन 1 year. सो पॉलिटिकल नैरेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो एक प्राइड देना एक फार्मर को, वो प्राइड ख़त्म हो गई है हमारी। प्राइड ख़त्म हो गई। कई ऐसे बच्चे यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करें, हमें पता चल जाता है कि ये फार्मिंग बैकग्राउंड से है, लेकिन वो बताता नहीं है कि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से। क्यों? क्योंकि वो आईटी में काम करने आया है, सोशल मीडिया में, कम्युनिकेशंस में काम कर, वो बताता नहीं है। यू नो भाई, क्योंकि हमारा माहौल नहीं है। जब वो माहौल क्रिएट हो जाएगा तो वो बहुत प्राउडली फील करे, वो प्राउडली बोलेगा हाँ सर छोटा सा खेत है मेरा पर मैं फार्मिंग करता हूँ। यू नो, वो जब तक वो चीज़ नहीं आती, वो देना किसका काम है? वो तो पेरेंट्स का काम है, आपके सोसाइटी का काम है, समाज का काम है, एंड पॉलिटिशियंस का काम है। जब तक वो नहीं कहेंगे तो ठीक है, फिर वो फार्मिंग कम्युनिटी दबू रहेगी। फिर अभी तो सिर्फ ये है कि फार्मिंग कम्युनिटी तब तक वोट बैंक है, यू नो, तो ये बस इसलिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी, अदरवाइज उनको देखा नहीं जाता। एंड दे कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर जीडीपी। आप जिस जीडीपी की भी बात करते हैं, कृषि प्रधान देश है भाई हम, सबसे बड़ा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकली ऑल्सो हमें कृषि प्रधान देश हैं। वी आर सच अ फैंटास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करते हो, एग्रीकल्चर पे एनर्जी देते हो, उस पे अटेंशन देते हो, आपके एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो 1 साल में सॉल्व हो जाएगी। अब सारे बच्चों को, जो बच्चे खाली बैठे हैं गांव में, उनको वापस एग्रीकल्चर में लेकर आइए ना। वो तो तभी होगा जब गवर्नमेंट उस तरह की इंटेंशन डालेगी, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेगी, उस तरह का। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। फार्मिंग में कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 1 साल 2 साल के अंदर आप पूरा का पूरा देश का पूरा नक्शा बदल सकते हो। बार बार आई थिंक आप जो यंगस्टर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं भी वो जो समझाऊँ एक बार शेयर करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर फार्मिंग में मौका ज़रूर है, पैसा भी है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि डे 1 से उसमें कूदो मत, साइड बाय साइड आप करो, छोटे से स्टार्ट करो, लीज पे रहो, अपना जॉब मत छोड़ो। और इस उद्देश्य से मत आओ कि मुझे पैसा कमाना है, इस उद्देश्य से आओ कि सीखना है, क्या मैं इसके लिए पैशनेट सच में हूँ भी कि नहीं। एग्जैक्टली। फिर जब आप आगे जाके करो कि देन इट कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। फेयर अंडरस्टैंडिंग सर? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, 4 साल लगते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करते हो। मेडिकल करने जाते हो, 4 साल 5 साल आप MBBS करते हो, फिर उसके बाद 4 साल MD करते हो। हर चीज़ को आप 10 साल देने को तैयार हो, आप फार्मिंग में 2 साल भी देने को तैयार नहीं हो। नॉट फेयर है ना। तो यूथ को, यंगस्टर्स को समझना चाहिए, आप किसी भी लाइन में, प्रोफेशन में आप इस्टेब्लिश होने में आपको 5 से लेके 8 साल 10 साल लग जाते हैं, ठीक है, 10 साल लग जाते हैं एवरेज पे। इसमें 2 साल में अगर आपकी लाइफ बदल सकती है तो 2 साल तो दो इसको कम से कम। डोंट ऐसे मत करो ना कि मैंने फरवरी में डिसीजन लिया, मार्च में मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे नहीं होता। आप खींच के थोड़ा ना मूली को बड़ा कर दोगे, खींच के थोड़ा ना गन्ने को बड़ा कर दोगे, खींच के थोड़ा ना आप गेहूँ और चावल लगा दोगे। भैया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने हिसाब से ही उगेगा। अगर कोई 2 महीने में उगता है, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने की क्रॉप होती है, वो तो उतने में ही होगा ना। और फिर सीजन हमेशा, जैसे हमारी नानी हमें समझाती थी, 2 बार जो सीजनल चीज़ें हैं वो देखो।
2 बारिशें, 2 गर्मियाँ, 2 सर्दियाँ, 2 स्प्रिंग, 2 बैसाखियाँ, मतलब जैसे पंजाब में बोलते हैं। यस बेटा तब जाके तेरे को बेसिक्स समझ आए। इतना टाइम तो लगेगा, 2-3 साल तो लग जाएगा। हाँ, अभी ना यंगस्टर्स को ये नहीं पता कि खुशी कितनी मिलती है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है, पैसा कितना मिलता है। अरे करके देखो भैया, फार्मिंग इट इज़ सो ब्लडी एडिक्टिव, सो एडिक्टिव कि आपसे छूटेगी नहीं। आप करके तो देखो 2 से 4 साल, इतना मज़ा आता है। जब आप मिट्टी के साथ काम करते हो, मिट्टी बुलाती है, मिट्टी खींचती है आपको। जब पौधे आपके दोस्त बनते हैं, पौधे आपको कहीं नहीं जाने देते। फिर वो जो ट्यूबवेल का पानी है, वो जो मेड़ का पानी है, वो जो मतलब फिर वो कंट्री साइड आपको रूरल आपका जो पूरा इकोसिस्टम होता है, वो जो खुली हवा है, नीला आसमान है, वो आपको छोड़ती नहीं है। फिर चीज़ें वहाँ के पक्षी, वहाँ का सब कुछ, मतलब वहाँ का जो केचुआ भी होगा ना, वो भी आपको बहुत लविंग लगता है। फिर you don't want to damage it, you don't want to do that. So it is just a matter of exposing yourself to that thing for 2 to 4 years, then everything, then rest I think nature takes over. आप नेचर के लिए 2 से 4 साल निकालो, मैक्सिमम 5 years आप नेचर के साथ हो जाओ सर। फिर उसके बाद नेचर आपको अगले 50 साल संभाल लेगा। नेचर आपको अपने आप सिखा देगा सारा कुछ। हमने सारा कुछ मिट्टी से ही सीखा। हमने भी जब जंगल लगाने शुरू किया, हमने पेड़ लगाने सीखे, तो पेड़ों नहीं तो सीखा। मैंने कौन सा कोई MSc एग्रीकल्चर या MSc हॉर्टिकल्चर में किया, मैंने कुछ किया थोड़ा ना, मैं तो लिटरेचर का इंसान हूँ। लेकिन नेचर सिखाता है आपको, और नेचर आपको चूज़ कर लेता है दैट यू आर द चोजन वन। यस, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक एप्टीट्यूड है, ही इज़ अ गुड सोल, ही इज़ रेडी टू हैंडल माई थिंग्स नाइसली, सो लेट मी हेल्प हिम। You give it 5 years, nature will take care of you for the next 50 years. मैं आपसे सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जो मुझसे किसी ने पूछा था। आई जस्ट वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों में से अगर आपको 100% को डिवाइड करना होगा अपने लाइफ में, आप कैसे करेंगे? हेल्थ, 100% हेल्थ। हेल्थ ठीक है ना, तो अब वेल्थ भी आएगी। और अगर हेल्थ ठीक है, रिलेशनशिप्स तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी आपकी। एवरीथिंग इज हेल्थ। रिलेशनशिप तब कब खराब होती है? जब आपका दिमाग खराब होता है, जब आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ हेल्थ। अगर हेल्थ है वही ट्रू वेल्थ है। हेल्दी हो तो फिर तो कमा ही लोगे कुछ, और अगर हेल्दी भी हो और कमा भी लिया, फिर तो आपका गार्डन तैयार है, बटरफ्लाइज अपने आप आ जाएंगी। रिलेशनशिप की बात है, समझ गया, समझा, है ना। तो हेल्थ है सब कुछ, एवरीथिंग इज हेल्थ। और ये हेल्थ की जो केमिस्ट्री है, ये जो बॉडी, व्हाट आर वी आर लिविंग मूविंग लोकोमोटिव केमिस्ट्री। हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हमारे लिवर फंक्शंस हैं, पैनक्रियाज हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा सब कुछ है, आइज़ हैं, ऑप्टिक्स है, सारा कुछ है। क्या है? केमिस्ट्री ही तो है ना। तो ये अगर आप केमिस्ट्री को टेक कर सकते हैं, मतलब टेक केयर कर सकते हैं, और वो जो खाओगे वही केमिस्ट्री बन जाएगी। यू आर व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली। तो वो ठीक है। तो अगर हाथों में दम है, बंदे में दम है, तो वो कमा भी लेगा, और कमा भी लेगा तो रिलेशनशिप तो अपने आप ठीक कर लेगा वो। अगर आपकी रिलेशनशिप आपने बना भी ली ज़बरदस्ती किसी से, और आप हेल्दी ही नहीं हैं, तो रिलेशनशिप का मज़ा भी नहीं ले सकते आप, आपकी रिलेशनशिप भी टिकेगी नहीं आपके साथ। तो सर, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर कोई जॉब टॉक्सिक हो रही है तो छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो रही है तो छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है। अगर कोई काम आपको टॉक्सिक कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है। सिर्फ एक चीज़ आपके साथ है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी शेयर होल्डिंग, आप ही अकेले स्टेक होल्डर हो उसके, हेल्थ। आप हेल्थ को ठीक रखो। हेल्थ ठीक है तो बल्ले बल्ले फिर तो आप ट्रैवल भी करोगे, आप घूमो फिरोगे भी, आपकी ज़ुबान भी अच्छी चलेगी, आपका मन भी अच्छा होगा, सांस भी अच्छी चलेगी, आपकी सोच भी अच्छी चलेगी, प्यारे प्यारे दोस्त भी होंगे, सब कुछ है। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई कुडंट एग्री मोर। फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी सर। ये 2 प्रश्न मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं सारे गेस्ट से पूछूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी यंग हूँ,
आप लोग के एक्सपीरियंस एडवाइस से आई कैन टेक इट फर्दर इन लाइफ. फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी एंड वन गेस्ट और अ पॉडकास्ट यू रिकमेंड आई मस्ट डू. आई थिंक यू शुड डू राजेंद्र सिंह जी एंड पालेकर जी. पालेकर जी का आपने कर ही लिया है. जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने 30-40 साल फील्ड पे काम किया है, उनको ढूंढो, पकड़ो, ज़बरदस्ती बिठाओ और उनसे बात करो. क्योंकि पता है क्या है, लाइफ का कोई पता नहीं है. वो लोग चले गए ना तो सारी विजडम चली जाएगी. यंगस्टर्स से तो आप कभी भी बात कर सकते हो. पुराने लोगों को पकड़ो, जो पुराने किसान हैं, जो पुराने लोगों ने फील्ड पे काम किया, उनको ढूंढ के निकालो और उनसे जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग्स करा लो. चाहे आप उनको 2 साल बाद प्ले करना उनका एपिसोड, लेकिन अभी ले लो, लाइफ का कोई पता नहीं. एक बात. दूसरी बात, आपके लिए एडवाइस है, जो कर रहे हो ना, प्लीज़ उसको करते रहना. क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और कोई पॉडकास्ट कर रहा है, क्वालिटी पॉडकास्ट कर रहा है, बहुत कम लोग हैं. सो ये चीज़ आप करते रहना, बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट सोशल सर्विस, because you are creating awareness in the youngsters and everybody for that matter in terms of के एग्रीकल्चर, फार्मिंग, वो चाहे हाईटेक की बात करें, चलो ठीक है, मेरे एक अपना ओपिनियन है कि भाई फार्मिंग ऐसे होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली दैट आई हैव टू बी राइट. सबका ओपिनियन लो उस चीज़ में. लेट द यंगस्टर लिसन टू इट. अगर आप यंगस्टर को एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, इकोसिस्टम ही नहीं दोगे सुनने का, भाई कहते हैं ना, एक चीज़ को आप 100 बार सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फ़र्क पड़ता है. सो यू आर बेसिकली सेटिंग अ ट्रेंड, यू आर सेटिंग अ नैरेटिव, जो हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं कर पा रहे. तो सोशल मीडिया का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता है ना, इन्फोटेनमेंट भी होता है. आप एंटरटेनिंग वे से प्रेजेंट करो, अच्छी तरह से करो, एक एजुकेटेड वे से करो, बहुत एथिकली करो, लेकिन ये बात यंगस्टर्स को समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस थिंग एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. एंड आई थिंक चाहे जितनी मर्जी लालच आए लाइफ में, पर ये वाला जो फील्ड है एग्रीकल्चर का, इसको कभी मत छोड़ना. थैंक यू सर. आई थिंक 1-2 साल पहले मैं शायद सोचता भी नहीं कि मैं इस फील्ड में आता. मैं सच बोल रहा हूँ आपको. बट आज एक पर्पस सॉर्ट ऑफ लगता है कि कुछ है, मतलब देयर इज समथिंग टू डू है, मतलब कुछ सुधार करके जाना है. आई हैव टू मेक इट बेटर इन अ वे. एंड इस पॉडकास्ट में हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मैं पालेकर सर से बात कर रहा हूँ, मैं आपका विजडम ले रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, ना ही मैं आपका थॉट्स लोग पे एनफोर्स करना चाहता हूँ. मैं केमिकल वाले को भी पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, मैं समझूंगा कि वो केमिकल्स के पीछे क्या सोच रहे हैं. मैं उनसे पूछूंगा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है. लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप तो ग्रीन हाउस भी बोलते हो, ये भी बोलते हो. नहीं, मैं बस एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहाँ आके आप सीखें. एंड इस प्लेटफॉर्म से मुझे आप जैसे लोग से मिलने का मौका मिलता है. सर थैंक यू, नॉट जस्ट फॉर टुडे, बट आप जो कर रहे हैं पिछले 40-50 साल से, आई थिंक बहुत सारे लोग उस चीज़ को ग्रांटेड के लिए लेते हैं. 2.5 करोड़ पेड़, लाखों लोग का एम्प्लॉयमेंट, दिल्ली जैसे जगह में जहाँ साफ हवा नहीं है, वहाँ पे एक दूसरा मौका दे रहे हैं लोग को. थैंक यू फॉर दैट. I'll take this off the record as well, but I want to support you in whatever I can. चाहे वो डोनेशन हो, कुछ भी हो, अपनी तरफ से एग्रीटॉक का I promise 10-15,000 रुपीज़ जो भी है, I will commit to your organization. Sure. पिछले साल भी मेरे बर्थडे पे we had donated money towards trees. Beautiful. And I would like to continue this trend. When is your birthday? Next month, 22nd July. 22nd July. Good. So before that, I'll ensure कि I join this mission in whatever I can. Sure. And thank you so much for your time, sir. It was an honor speaking to you. Wonderful. See you soon, sir.